तो मेघना जी जो हैं हमारे हाइकिंग के मेंबर भी हैं। और हमारे आज इंदौर हाइकिंग क्लब पे डिस्कशन हुआ, किसी ने लिखा कि सर ये हाइकिंग, ये मिलेट्स क्या होता है, इसके बारे में वो कैसे जान सकते हैं। तो मेघना जी का मुझे याद आया, इनसे रिक्वेस्ट करिए, तुरंत रेडी हो गए। तो शी इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल, जिससे कि लोग हेल्दी रह सकें। और मेघना जी के बारे में बताऊं तो ये हम लोग तो मुलाकात हमारी हाइकिंग में हुई, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि नवनीत की बैचमेट भी निकली हैं। नवनीत माई वाइफ। ओके। तो बाद में हमें मालूम पड़ा, तो ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज मिलेट कुकिंग एक्सपर्ट एंड एडवाइज़र हैं। और ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं मिलेट के बारे में। तो कितने लोगों ने मिलेट पता है, वो अभी सब क्वेश्चन आंसर अभी मेघना जी करने वाली हैं। तो बहुत तरह के मिलेट्स होते हैं। और अभी लास्ट ईयर जो था, दैट वाज इंटरनेशनल मिलेट ईयर था, आपको पता होगा, राइट। तो वर्ल्ड वाइड उसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम हुए। और FSSAI और ईट राइट, ऐसे बहुत सारे कैंपेन चले इंडिया भर में। और उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट करा, मेरे आपने वीडियो भी देखे होंगे। तो वहाँ पर हमारा और इंटरेक्शन हुआ मैंने जिससे उसके बाद में कि अरे वाह, आप आपका नाम बहुत जगह पढ़ा मैंने इस इंटरनेशनल मिलेट मेले में इंदौर के अंदर। तो मुझे और उत्सुकता हुई कि अरे मिलेट्स में क्या करा जाए। तो हमारे घर में मिलेट्स बनने लग गए उसके बाद, एकदम अरे वाह। तेजी से। तो मेघना जी का एक सेमिनार अटेंड करा, तो मम्मा ने देखा, तो बोले अरे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समझाती हैं, बड़े प्यार, धीरे धीरे समझाती हैं प्यार से। तो ये सेशन देखा जाए तो अगर मैं सेशन लूँ तो हाफ एन आवर में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मेघना जी इसको 45 to 1 आवर लेती हैं। हमारे एक जगदीश मित्र जी हैं, नकल भी बहुत अच्छी करते हैं कि आप कितना धीरे धीरे बोलते हैं। तो मैं इनकी नकल अक्सर, हम जब हाइकिंग में आते हैं ना, हम नकल लगाते हैं, मैं विष्णु वगैरह हमेशा इनके नकल लगाते हैं। तो कभी हाइकिंग पे आए तो हमको बड़ा मज़ा आएगा, हम बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये बहुत सारे इन्होंने इंटरनेशनली काफ़ी लोगों को हेल्प करा है। और बहुत सारी जगह से इन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, बाकी ये सब बताने वाले हैं। सो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आज का सेशन का नाम है मिलेट्स एंड हेल्दी लिविंग। तो मिलेट्स इज मेघना जी, और हेल्दी लिविंग जो हम लोग रिज्यूनेट वर्ल्ड वाइड हेल्दी लिविंग करते हैं, तो मिल करके हमने कोलैबोरेट करा है। और इस तरह के सेमिनार आपको आने वाले समय में और मिलते रहेंगे। मेरी एक ट्रेनर हैं, जिम ट्रेनर, उनसे बात हुई है, बहुत बड़े, इज अ, बहुत लोगों को ट्रेन करते हैं, इज अ न्यूट्रिशन प्लस जिम ट्रेनर हैं वो। फिर मेरी एक और अलग, नेचुरोपैथी नहीं बोलेंगे, अलग ही उनका पैथी है, उनसे भी हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ है। उनका नाम है रीना जैन, शी फ्रॉम चेन्नई। उनसे भी अगला सेमिनार होने वाला है। फिर हमारे एक जॉय मैन ऑफ इंडिया हैं, डॉक्टर गुरमीत नारायण, उनसे टाइप है। और हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, मतलब लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने में हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। फिर डॉक्टर भरत रावत इज अ वेरी रेनाउंड नेम, उनका आपने वीडियो भी देखा होगा मेरा। इधर हार्ट स्पेशलिस्ट वेदांता, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हम लोग। और हम लोग हर महीने एक बुक रिव्यू करते हैं, एक बढ़िया प्रोग्राम करते हैं इंदौर में। तो अगली बुक है हमारी, दैट इज थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। वेरी नाइस बुक, पढ़ रहा हूँ मैं उसको उनके साथ में। तो बहुत सारे सेशन होंगे, मेंटल मेंटल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, ईटिंग राइट। तो जोरदार ताले से हम इनवाइट करते हैं मेघना जी को। तो मेघना जी, स्टेज इज योर्स। थैंक यू जगमीत जी। तो आई एम श्योर जगमीत जी के प्लेटफॉर्म पर हैं तो सभी आज के हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमसे, वो सभी काफी मतलब हेल्थ के लिए अवेयर हैं और काफी हेल्थ अवेयरनेस की तरफ हर किसी का काफी रुझान है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि एक्चुअली मैं इस फील्ड में आई इसलिए क्योंकि मैं पर्यावरण के लिए काम करना चाहती थी, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करना चाहती थी। और एक मैंने कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम था रैली फॉर रिवर्स। शायद आप लोगों ने भी इसका नाम सुना हो। आई थिंक करीबन 10 एक साल पहले ये कैंपेन स्टार्ट हुआ था। तो उसमें सदगुरु जी का था ये, करेक्ट। जी ईशा फाउंडेशन का था। ईशा फाउंडेशन, करेक्ट। जी। तो मैंने काफी महीनों उनके साथ वॉलंटियर किया था और हर जगह इसी कैंपेन में काम करते हुए एक अवेयरनेस क्रिएट हुई थी दिमाग में कि एक्चुअली हम लोग छोटी छोटी चीजों में तो बहुत पानी को बचाने की कोशिश, लाइक मैं भी अपने जीवन में बहुत पानी बचाने की कोशिश करती थी एज अ गुड सिटीजन, कि हम सोचते हैं कि हम जितना अच्छे से पानी बचाएं और एक अच्छे नागरिक की तरह रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस कैंपेन के थ्रू मुझे पता चला कि एक्चुअली 85% पानी का खपत जो है वो एग्रीकल्चर में है।
और हम अपने लेवल पे कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है जब तक हम पानी में एग्रीकल्चर की खपत को कम नहीं करेंगे। सो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि मैं वाटर कंजर्वेशन पर ही काम करूंगी। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे काम करना है। तो उसी बीच मुझे डॉक्टर खादर वल्ली का एक कोर्स था, जो पहला इंग्लिश कोर्स सिरी जीवन करके होता है। वो कोर्स जब मिला तो मैं वो कोर्स करने बॉम्बे चली गई। और वो सिर्फ 3 डेज का कोर्स था। और उसमें जब मिलेट्स के बारे में बताया गया तो मैंने सोचा चलो मतलब अच्छा है, अच्छी चीज है, हम इसे अपनाएंगे। लेकिन जब इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया तो उस टाइम मेरे कान खड़े हो गए। एंड देन आई डिसाइडेड कि हाँ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो कोर्स करके। एंड देन मैंने भी डिसाइड कर लिया कि आज के बाद मैं अपनी लाइफ में मिलेट्स को ही प्रमोट करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जितना ज्यादा मिलेट्स खाएंगे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, खेती के लिए, एम्प्लॉयमेंट, हर चीज के लिए। मतलब मुझे जितना मैंने इसके बारे में देखा सुना पढ़ा तो मुझे यही समझ आया कि अभी हम जितनी भी समस्याएं से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं लाइक एज अ कंट्री, मुझे ऐसा लगा कि मिलेट्स में हर उस चीज का हल है। तो इसी पर मैं काम करना चाहती थी और उसी श्रृंखला में मैं अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। तो हम इस तरह के वेबिनार्स करते रहते हैं। तो जगमीत जी के साथ भी आज इसीलिए इसी कड़ी में मैं आप सबके साथ जुड़ना चाहती हूँ, ताकि हम मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए किस तरह मिलेट्स बहुत अच्छे हैं। और ये मैं अब मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर आप कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जगमीत जी, ये 2 हटा दीजिए ना जो स्क्रीन पर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं मैम? नहीं, कुछ नहीं, वो मैंने हटा दिए। हाँ हाँ। ठीक है। सो बेसिकली अगर आप भी अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे ना तो अच्छा रहेगा, ये यहाँ पे पूरा स्क्रीन आपको दिखेगा। हाँ, अगर अपने वीडियोस आप लोग बंद कर लेंगे ना तो ये स्क्रीन पूरा दिखेगा आपको। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे उनको कोई दिक्कत नहीं। वो चालू रहेगा तो आप अच्छे से और इंटरेक्टिव रहेगा बल्कि आपके ठीक लिए। है। यू कैन ऑन द वीडियो। सो आज जब हम भोजन के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये सोचना और समझना जरूरी है कि आखिर इंसान भोजन ही क्यों करता है। क्या कारण है जिसके कारण हम भोजन करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बताएंगे मुझे? एनीवन? एनर्जी के लिए। एनर्जी के जी, लिए। हाँ जरूरी जी। है शरीर के लिए, मतलब अगर नहीं खाएंगे तो मतलब हम्म। शायद चल भी ना पाए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, एक हमारा दिमाग तो सोचता है कि हम न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हैं, या अलग अलग बहुत सी चीजें हम सोचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम एनर्जी के लिए खाते हैं। और एनर्जी क्या होती है बेसिकली, अगर आप आंख भी झपकाते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। मतलब अपने जीवन की कोई भी चीज जीवित रहने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के तो हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते हैं, है ना। तो इसीलिए अब सबसे बड़ी बात, हम खाना, हमने अभी ये देखा कि भोजन हम करते हैं एनर्जी के लिए, राइट। अब ये एनर्जी, तो जब हम खाना खाते हैं तो बेसिकली अपने शरीर के 10 ट्रिलियन सेल्स जो हैं, उन सभी को भोजन देने की जिम्मेदारी हमारी होती है। जो हम भोजन कर रहे हैं अपने मुंह से, उससे हमें सारे सेल्स को न्यूट्रिशन देना है और एनर्जी देना है, राइट। तो अब ये जो 10 ट्रिलियन सेल्स हैं, क्या वो हमारी तरह रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं? बताइए।
हमारे जो सेल्स हैं, हमारा शरीर पूरा जो बना है सेल्स का बना है, और ये जो सेल्स हैं, हम जो भोजन खाते हैं उससे हमें इन 10 ट्रिलियन सेल्स को नरिश करना है ना। ये सेल्स मिलकर ही हमारा शरीर बनता है। तो जो हम भोजन करते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही, जो भी हम खा रहे हैं, तो बेसिकली हम इसे खाते हैं। और तो पर हमारे सेल्स जो हैं वो ये भोजन नहीं खाते हैं, वो रोटी सब्जी नहीं खाते हैं, वो दाल चावल नहीं खाते, तो वो क्या खाते हैं? हमारे सेल्स का भोजन है ग्लूकोज। अगर और सादी भाषा में बोले तो शक्कर। तो हम जो भी भोजन करते हैं वो जब हम खाते हैं तो वो 100 से अधिक प्रक्रियाओं से गुजरता है और ग्लूकोज रिलीज करता है हमारे ब्लड में। जब ये ग्लूकोज रिलीज होता है तो उसे इंसुलिन तो उसे इंसुलिन हर सेल के पास लेकर जाता है। और इंसुलिन पेनक्रियास से निकलने वाला एक हार्मोन है कि हमारे सेल्स कितने भी भूखे होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन अगर इंसुलिन लेकर नहीं आएगा इस ग्लूकोज को, तो वो उसे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए जब ये ग्लूकोज उनके पास लेकर इंसुलिन जाता है तो वो कहता है, नॉक नॉक, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, ग्लूकोज लाया हूँ। तो हमारे सेल्स उस ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और सबको, पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है इस ग्लूकोज से, राइट। मतलब हम जानते हैं कि ये जो ग्लूकोज है वो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो कितना ग्लूकोज जरूरी है हमारे लिए? एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग एक दिन में सिर्फ 35 ग्राम ग्लूकोज हमें जरूरत है, उससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है, और किसी भी वक्त सिर्फ 1 ग्राम ग्लूकोज अगर हमारे खून में है तो हम बहुत अच्छे से अपना जीवन चला सकते हैं। मतलब किसी भी वक्त इतने बड़े शरीर में 1 चम्मच शक्कर, सिर्फ इतना सा अगर हमारे ग्लूकोज में है तो वो बिल्कुल अच्छे से, हम उससे आराम से अपना जीवन चला सकते हैं, राइट। तो इसीलिए अब हमने ये समझा है कि ग्लूकोज की तो हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन कितने ग्लूकोज की? सिर्फ 35 ग्राम, है ना। तो अब हम देखते हैं कि हम जो भोजन करते हैं आज के इसमें, हम लोग दूसरे भोजनों की किसी भी चीज की बात नहीं कर रहे हैं आज के सेशन में। हम लोग सिर्फ अनाज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो अनाज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, है ना। तो अब देखिए, आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है उसमें हमने अनाजों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक नेगेटिव ग्रेन्स है, न्यूट्रल ग्रेन्स है और पॉजिटिव ग्रेन्स है। अब जो नेगेटिव ग्रेन्स है वो कौन कौन से? गेहूं और चावल। मतलब बड़ा ही दिल टूटता है ये सुनकर कि इन्हें आखिर आपने नेगेटिव ग्रेन्स क्यों कहा है और उसे इस कैटेगरी में क्यों रखा है? हम तो ज्यादा यही खा रहे हैं, है ना। सो बेसिकली इसे हमने नेगेटिव ग्रेन्स इसलिए कहा है क्योंकि इसमें फाइबर का कंटेंट बहुत कम है। अब आप देखिए, प्रकृति में भगवान ने जितनी भी चीजें बनाई हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के साथ हमेशा फाइबर अटैच्ड होता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या आप कोई भी चीज देख लीजिए, बहुत ज्यादा फाइबर होता ही है। अब जब हम भोजन करते हैं तो जैसे फ्रूट्स देख लीजिए, हम फ्रूट्स खाएंगे तो हमें इनफ फाइबर और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिलता है, लेकिन जब हम उसको जूस बना लेते हैं तो क्या होता है? उसका सारा फाइबर निकल जाता है और सिर्फ पानी और शक्कर रह जाता है। तो वो अगर हम लेते हैं तो एक्चुअली वो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है ना। इसीलिए कहते हैं आप फ्रूट खाइए, फ्रूट जूस मत पीजिए। तो उसी तरह जब हम गेहूं और चावल खाते हैं तो इसमें फाइबर आप देखेंगे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन आखिरी की 3 लाइंस अगर आप देखते हैं रेड में जो है, उसमें फाइबर का जो कॉलम है सेकेंड लास्ट, तो इसमें फाइबर की क्वांटिटी कितनी? 1.2 एंड 0.2 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स। तो जब फाइबर की क्वांटिटी इतनी कम है
तो उससे क्या होता है कि जब हम गेहूं और चावल ये दो अनाज खाते हैं तो 20 से 25 मिनट के अंदर इसका पूरा डाइजेशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो मुंह में ही शुरू हो जाता है ना। तो इतना फास्ट हम जब चबाते हैं तभी से इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो जब इतना फास्ट डाइजेशन होता है तो उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, फाइबर नहीं है उसमें। तो सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर हमारे ब्लड में ग्लूकोज रिलीज हो जाता है, और कितना, बहुत सारा ग्लूकोज रिलीज हो जाता है। एंड नॉट टू मेंशन कि गेहूं में ग्लूटेन करके भी एक तत्व होता है जो आजकल के वैरायटीज जो आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा है और बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है ये भी। सो इसीलिए व्हीट और राइस ये दो अनाज जो है वो बहुत सारा ग्लूकोज हमें एक साथ दे देते हैं, और बहुत ज्यादा ग्लूकोज तो हमें चाहिए, लेकिन कितना, इस तरह से कि हमें धीरे 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 स्लो 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 मिलता रहे। क्यों? क्योंकि हम तो गाय ढोर की तरह दिन भर नहीं चर सकते ना, वो घास खाते हैं। तो उसमें कैलोरी कितनी है? बहुत कम। तो इसलिए उन्हें बहुत सारी घास खानी पड़ती है ताकि उनकी बॉडी को जितनी कैलोरी चाहिए वो मिल सके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक बार खाना खाया फिर अपने काम पर निकल गए, तो हम इस तरह दिन भर नहीं खा सकते, तो हमें भी कैलोरी डेंस फूड थोड़ा खाना पड़ता है। तो व्हीट एंड राइस दो ऐसे भोजन है जो कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा तेजी से हमारी बॉडी में रिलीज करते हैं। अब वो इतना तेजी से रिलीज करते हैं तो क्या होता है कि पैनक्रियास को इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ता है। जब ये इंसुलिन सिक्रीट होता है, सेल के पास जाता है, नॉक नॉक आप ये भोजन कीजिए। सेल ने भोजन ले लिया, लेकिन सेल को इतना सा भोजन चाहिए, और हमने कितना सारा ग्लूकोज, इतना सारा ग्लूकोज है। तो क्या होता है, इंसुलिन बोलता है और खा लो, और खा लो, और खा लो। सेल बोलता है बाबा अब तो मेरा पेट भर गया, इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकता। तो वो बोलता है नहीं और खा लो, भोजन तो बहुत सारा है, और खा लो। तो सेल क्या करता है, अपने आप को शट ऑफ कर लेता है कि आप बोलते रहो, मैं तो आपकी बात सुनूंगा ही नहीं। तो इंसुलिन को क्या करना पड़ता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज तैर रहा है उसे वो इस तरह तैरने नहीं दे सकता है। उसका काम है कि उसको ब्लड में जो ग्लूकोज है उसे खत्म करे। जब सेल ग्रहण करने से मना कर देता है तो उठा के वो उसे लेकर जाता है, लिवर के पास ले जाता है, मसल्स के पास ले जाता है। थोड़ी थोड़ी स्टोरेज कैपेसिटीज हैं इन ऑर्गन्स की। वहां से भी जब स्टोरेज खत्म हो गया तो फिर कहाँ जाता है, फिर वो फैट के रूप में ग्लाइकोजन बन के फैट के रूप में तब्दील हो जाता है। और क्योंकि हम इतना ज्यादा ग्लूकोज, मतलब बाहर से कहीं से हमें ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, ये ग्लूकोज हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। और कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऐसे भोजन करके जो बहुत तेजी से ग्लूकोज रिलीज करता है ना। तो इसीलिए जब हम गेहूं और चावल खाते हैं, इतना सारा खाएंगे लेकिन फिर भी आप देखिए 2 से 3 घंटे में आपको भूख लग जाएगी, इतना सारा ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन क्या हुआ, वो सारा फटाफट हट गया। फिर सिचुएशन आ गई, भूख लग रही है, ग्लूकोज तो है ही नहीं। हम बार बार खाते हैं, और जितनी हमें जरूरत है 35 ग्राम, उसकी बजाय हम 150 200 कितना भी ग्राम ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। जब हम इतना ज्यादा शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होता है, आपने देखा है हमारा खून कैसा होता है, पानी जैसा बिल्कुल पतला। लेकिन अगर उसमें शक्कर घुलती जाएगी तो क्या होगा, वो चाशनी की तरह चिपचिपा होने लगेगा। जब खून चिपचिपा होना लगता है तो क्या होता है, ब्लड का प्रेशर भी बढ़ने लगता है। कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस भी क्रिएट होने लगते हैं, है ना, कहीं ना कहीं कुछ। तो इस तरह से जब खून चिपचिपा होने लगता है तो क्या होता है कि ब्लड की वेसल से चिपकने लगता है। ब्लड की वेसल से चिपकेगा तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स, हमें लगता है ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो वहां पर इन्फ्लेमेशन की सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसे करके बहुत सारी बीमारियां, नॉट जस्ट डायबिटीज, लेकिन बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में क्रिएट होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर इसी तरह हम खाते रहे, खून में ग्लूकोज दौड़ता रहा, तो हमारी बॉडी इतने ग्लूकोज के साथ सरवाइव नहीं कर सकती है। तो वो किसी ना किसी तरह से इस ग्लूकोज को कहीं ना कहीं स्टोर करती है, इसका कुछ ना कुछ यूज करती है ताकि हमारा शरीर चलता रहे। लेकिन ये सब करने में हम बहुत सारी बीमारियां मोल ले लेते हैं।
एक्चुअली अगर हम बीमार नहीं होंगे तो हम सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस ग्लूकोज का क्या होगा ना। इसलिए गेहूं और चावल, इन दो ग्रेन्स को हमने नेगेटिव ग्रेन्स की कैटेगरी में रखा है। अब सेकेंड ग्रेन्स आते हैं न्यूट्रल ग्रेन्स। अब ये जो न्यूट्रल ग्रेन्स हैं, ये कौन से हैं? बाजरा, रागी, चीना, ज्वार, मक्का, उसके अलावा ओट्स है, जौ है, जई है, ऐसे बहुत सारे और भी ग्रेन्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, न्यूट्रल ग्रेन्स की कैटेगरी में। इसमें हमें न्यूट्रल ग्रेन्स क्यों कहा गया इन्हें? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा फाइबर ज्यादा है, और जब हम इसे खाते हैं तो ये करीबन 2 घंटे का टाइम लेता है ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करने में। और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी अगर आप देखेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। और ये जो न्यूट्रल ग्रेन्स हैं, ये भी सारे मिलेट्स की ही कैटेगरी में आते हैं। पॉजिटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स, ये दोनों मिलेट्स की ही कैटेगरी में आते हैं, इन्हें मिलेट्स कहा जाता है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, गेहूं और चावल के अलावा जितने भी ग्रेन्स हैं, ये सारे मिलेट्स की ही कैटेगरी में आते हैं। तो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी इनका बहुत अच्छा है। ग्लूकोज का भी रिलीज ये थोड़ा सा उतना फास्ट नहीं है, ठीक ठाक है। इन्हें अगर हम बचपन से खाते हैं तो ये हमें बहुत अच्छी हेल्थ देते हैं, ओवर ईट नहीं कर पाते हैं। आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, मिलेट्स को आप ओवर ईट नहीं कर पाएंगे। फिर थर्ड कैटेगरी आती है हमारी पॉजिटिव ग्रेन्स की। तो ये पॉजिटिव ग्रेन्स कौन से हैं? ये शायद आपने थोड़े से कम नाम सुने होंगे या कम यूज किए होंगे। इनके नाम है फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट। सो ये जो मिलेट्स हैं, इन्हें हमने पॉजिटिव ग्रेन्स की कैटेगरी में क्यों रखा है? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि इसमें फाइबर की क्वांटिटी बहुत अच्छी है। अब ये थोड़ा सा आपको चार्ट दिख नहीं रहा है, यहाँ पर हमारी पिक्चर्स हैं। तो बेसिकली दुनिया में कोई भी भोजन हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो अगर 10 से कम आता है, 10 या उससे कम आता है, तो वो हीलिंग फूड्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो ये जो 5 ग्रेन्स हैं, इसमें ये जो रेशियो है कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो, वो 5 से 8 के बीच में, इसलिए ये सारे हीलिंग फूड्स की कैटेगरी में है। दूसरा ये है कि जो मिलेट्स होते हैं वो सारे एल्कलाइन होते हैं बाय नेचर, जबकि व्हीट एंड राइस क्या होते हैं? नेगेटिव ग्रेन्स, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो हमारा जो ब्लड है वो एल्कलाइन है। अगर हम ज्यादा एसिडिक फूड्स खाते हैं तो हमारा ब्लड एसिडिक होने लगता है ना। लेकिन सर्वाइवल ट्रिक है ये तो बॉडी की कि वो अपने ब्लड को एसिडिक नहीं होने दे सकता है। तो क्या होता है, अपने आप को एल्कलाइन रखने के लिए हमारा खून हमारी ही बॉडी से जो सबसे ज्यादा एल्कलाइन फूड है उसे खींचने लगता है। आप में से कोई बता सकते हैं सबसे ज्यादा एल्कलाइन चीज हमारी बॉडी में क्या होती है? ब्लड ब्लड ना, ब्लड तो हम यही बात वाटर करें कि वाटर वाटर, ब्लड और किडनी, लिवर एंड लंग्स। मैं बताती हूँ, कैल्शियम। कैल्शियम, ओके। हाँ जी। तो कैल्शियम सबसे ज्यादा एल्कलाइन चीज है हमारी बॉडी में। अब हमारा खून क्या करता है? उसी को खींचने लगता है हमारी ही हड्डियों से। तो जितना ज्यादा हम एसिडिक फूड खाते हैं, हमारा ब्लड अगर एसिडिक होने लगता है तो अपने आप को बचाने के लिए वो कैल्शियम खींचने लगता है हमारे ही शरीर से। अब हम कितना भी कैल्शियम खाएं, पता चला कि हमारा खून खुद ही हमारा ही कैल्शियम खींच रहा है ना। तो ये एल्कलाइन होते हैं नेचर में। दूसरे, इनका कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो बिटवीन 5 एंड 8 है, तो ये हीलिंग फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड क्या है? और फाइबर आपने देखा ही होगा, जब इतना फाइबर है तो ये देखिए, जैसे हम कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, क्योंकि पहले एक्चुअली मेरे साथ भी यही होता था, मैं सोचती थी कि मैं फाइबर फ्रूट्स खा रही हूँ, वेजिटेबल्स खा रही हूँ, मतलब बहुत फाइबर मुझे मिल रहा है। डेफिनेटली अच्छे फाइबर के सोर्स हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेकिन अगर हम अपने भोजन में सोचते हैं फाइबर हम इन्हीं चीजों से लें, तो हमें किलोज एंड किलोज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे।
अब देखिए, आप सिंपल सी चीज है, गाजर को लीजिए, इसमें लिखा है सामने, इसमें 2.8% फाइबर है। अब ये गाजर, आप देखिए, एक गाजर आपको दिखने में इतनी सॉलिड दिखती है, पर उसको आप जूसर में डाल के देखिए, उसमें इतना सा पल्प निकलेगा, बाकी जूस निकल जाएगा। मतलब इसमें भी 95% वाटर है, फाइबर तो ओनली 2.8% है। और आपको अगर कितना गाजर खाएंगे फिर भी लगेगा कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, है ना। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल कि हमारे भोजन में हो। लेकिन सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे बेस करके हम अपना भोजन के फाइबर को प्रॉपर नहीं यूटिलाइज, उस वो इनफ नहीं पड़ता है हमें, है ना। तो रोल क्या है, फाइबर क्या क्या करता है हमारी बॉडी में। हमारा, आपने देखा होगा, फाइबर जो है वो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा है, पूरा झाड़ू लगा पोछा लगाता है ना, हमारे इंटेस्टाइन्स में, और सारे शरीर के कचरे को बाहर करता है। दूसरा, हमारे जो दूसरे भी इतने इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लिवर है, किडनी है, स्प्लिन है, हार्ट है, जितने भी अंदर ऑर्गन्स हैं उसको भी ये क्लीन करते हैं फाइबर जो होते हैं। क्योंकि मिलेट्स में जो फाइबर है उसका नाम है लिग्नान्स। लिग्नान्स जो होते हैं दे वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। जितना भी कचरा अंदर बॉडी में जमा होता है वो टॉक्सिसिटी खत्म करते हैं। फिर जब हम भोजन करते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्लो करते हैं डाइजेशन को, ग्लूकोज के रिलीज को स्लो करते हैं, है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट फीड्स द गट माइक्रोब्स। सो इसका एक फंक्शन और है कि ये गट माइक्रोब्स को फीड करता है। तो ये गट माइक्रोब्स क्या है, आजकल तो आपने बहुत सुना होगा, गट की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, गट माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज गट माइक्रोब्स और ये क्या होता है। तो हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बहुत बड़े एरिया में, आप देखिए, ईश्वर ने, मैं आपको पिछला वाला इस पर जाती हूँ, ये देखिए, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें मुंह से हमने खाना खाया, पेट में काफी डाइजेस्ट हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट ग्लूकोज रिलीज हो जाता है। उसके बाद इतनी बड़ी, आप देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन तो छोटी है, बहुत बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन भगवान ने हमें दी है। अब अगर हम देखेंगे तो आप सोचिए कि लार्ज इंटेस्टाइन की आखिर जरूरत ही क्या है। अगर हमें लाइक वेस्ट ही करना था, वेस्ट को ही बाहर निकालना था, तो वो तो डायरेक्ट भी हो सकता था ना। तो इतनी बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन क्यों दी हुई है। तो हम लोगों को 22 फुट की लार्ज इंटेस्टाइन दी है भगवान ने। इसलिए इतनी बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन दी है क्योंकि इस इंटेस्टाइन में बहुत सारे जीवाणु रहते हैं जिन्हें हम माइक्रोब्स बोलते हैं। और ये माइक्रोब्स अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। इनमें से 85% गुड माइक्रोब्स होते हैं, 15% बैड माइक्रोब्स होते हैं। अब ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि 80% इम्यूनिटी कहाँ से बनती है, ये माइक्रोब्स है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं। 80% तक की यहाँ से प्रोड्यूस होती है। और कितने माइक्रोब्स है हमारी बॉडी में, आप में से कोई गैस कर सकता है? कोशिश कीजिए। 30 ट्रिलियन। दैट्स टू लेस। सो बेसिकली जितने हमारे अपने बॉडी के सेल्स हैं उससे 10 गुना ज्यादा माइक्रोब्स हमारे पेट में हैं। मतलब तो 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स हमारे पेट में रहते हैं। सो ये 90% ऑफ सेरोटोनिन, मतलब जो हैप्पी हार्मोन है, हमें क्या लगता है दिमाग में प्रोड्यूस होता होगा, है ना। लेकिन ये हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस होता है यही गट से, यही माइक्रोब्स है जो इस हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। 80% ऑफ डोपामाइन इज प्रोड्यूस्ड इन द गट। उसके अलावा मतलब इतने फंक्शंस हैं जो ये माइक्रोब्स करते हैं कि आज तक साइंटिस्ट भी ढूंढ नहीं पाए कि क्या क्या फंक्शंस करते हैं। हमारा मूड, बिहेवियर,
आप मोटे हैं, पतले हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, यू वोंट बिलीव, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज गट माइक्रोब्स. सो अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसका गट माइक्रोब्स ठीक कर दीजिए, उसका डिप्रेशन आधे से ज्यादा चला जाएगा. सो बेसिकली ये माइक्रोब्स जो हैं, इसका ये बैलेंस बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है. अब आप देखिए, ये भी इतने सारे माइक्रोब्स रहते हैं, तो जो भोजन हम करते हैं उसी में से हमें इन्हें भी खिलाना है, राइट? क्योंकि ये बाहर के जीवाणु है, ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, ये हमारे शरीर में रहते हैं. हम इन्हें भोजन करवाते हैं और ये हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं ये. तो अब ये वाले जो जीवाणु हैं, हम इन्हें क्या खिला सकते हैं? जो खाना हम खाते हैं उससे ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, हमारी बॉडी में ले रही है. कोई न्यूट्रिशन हो रहा है, हमारी बॉडी ले रही है. सब कुछ हमारे शरीर को जरूरत है, तो फिर ये क्या खाएंगे? तो हमारे भोजन में एक चीज ऐसी है जो पूरे डाइजेशन में जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, तो एक चीज है जो डाइजेस्ट नहीं होती है, और वो है फाइबर. फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही खसक कर नीचे चला जाता है. और ये जो माइक्रोब्स हैं, इनका भोजन है ये फाइबर, है ना? तो इसलिए ये जो माइक्रोब्स हैं, अगर हमने इन्हें भोजन ढंग से दिया, तो हम इन्हें अच्छे से मतलब हम एक बहुत हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं. और इसीलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे भोजन में बहुत सारा फाइबर हो. सो अब हमने देखा कि क्यों ये पॉजिटिव ग्रेन्स हमारे लिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मतलब पॉजिटिव ग्रेन्स प्लस न्यूट्रल ग्रेन्स, दे ऑल आर गुड, बट न्यूट्रल ग्रेन्स अगर आज कोई प्रॉब्लम है हमें, तो उसे दूर करने में उतने सहायक नहीं होते हैं. जबकि पॉजिटिव ग्रेन्स जो हैं, अगर आज हमारी कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिवर्स करने की क्षमता रखते हैं. इसीलिए इन्हें हमने पॉजिटिव ग्रेन्स कहा है. जगमीत जी, काफी कुछ हमारा टॉक हो चुका है, बट मैं अब यहाँ स्टॉप करती हूँ. अगर यस, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज नहीं समझ आई हो, तो बहुत बढ़िया. हम लोग ले सकते हैं. तो आप लोग अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, और आप स्क्रीन मिनिमाइज कर दीजिए. हाँ, या इसमें कुछ समझाना है तो अलग बात है, अदरवाइज यू कैन मिनिमाइज दिस. यस. सो गाइज, आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बिकॉज इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि बहुत धीरे धीरे समझाते हैं, एकदम प्यार से समझाते हैं. तो आई होप कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर अराइज होंगे. आप तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं. जगमीत जी, वन क्वेश्चन है. एक्चुअली मेरा कैमरा खराब है, तो ऑडियो से बात कर पाऊँ, कर सकते हैं? यस, यस. बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अच्छे से आवाज आ रही है. जी जी. मेघना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इम्पोर्टेंट टाइम, एंड जगमीत जी, थैंक यू वेरी मच. एक क्वेश्चन है, जिस तरीके से हम गेहूं को आटा करके कन्वर्ट करके हम उसको यूज करते हैं, इसको ऐसे ही यूज करें तो क्या ठीक रहेगा, या इसका कोई डिफरेंट प्रोसीजर है मिलेट्स का? एक्चुअली मिलेट्स को भी अधिकतर जो न्यूट्रल मिलेट्स है, ज्वार बाजरा वगैरह, तो वो आपने देखा होगा, हम लोग जनरली आटे के रूप में ही उसे खाते हैं. जी जी. हाँ? उसका कारण ये है कि उसका जो ऊपर का छिलका होता है ना, वो बहुत कड़क होता है, और उसको जब तक आप क्रश नहीं करेंगे उसको खाना पॉसिबल नहीं होता है. तो जी इसीलिए मैडम. मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि उसको हम आटे या आटे के रूप में ही मैक्सिमम यूज करते हैं. जी जी. आजकल दलिया खिचड़ी वगैरह भी मिलने लगी है, बट फिर भी जी मोस्टली आटा की तरह से हम यूज करते हैं. पर जो पॉजिटिव ग्रेन्स होते हैं, वो बेसिकली उन बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, हालांकि उन्हें भिगोना बहुत जरूरी होता है. दैट जी. इज वन थिंग. लेकिन यू कैन मेक देम एज राइस, आप उन्हें चावल की तरह भी पका सकते हैं. और ओके. बाकी भी बहुत जितनी भी चीजें गेहूं और चावल से बनती हैं, वो सारी उनसे बन सकती हैं. जी जी. हम्म. बस डिफिकल्टी है मैम कि 90% जहाँ भी हम जा रहे हैं गेहूं और चावल ही मिल रहा है, पर आपने जो चीजें बताई वो इम्पोर्टेंट है. अगर हमें हेल्दी रहना है और आगे अच्छे से सरवाइव करना है विदाउट एनी डिसीजेस, तो हम्म. ये चीज डेफिनेटली हमारा पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए. और क्योंकि जी, इतने सालों से हम व्हीट और राइस पे ही डिपेंडेंसी है, आप ये तो देखिए,
कि सॉरी मैंने आपको बीच में रोक दिया। जी जी एक्चुअली प्लीज। आप ये देखिए कि गेहूं और चावल ये इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे देश में, मतलब पहले भी थे ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे खेती में। हमारे जी देश में तो हम एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग मोटा अनाज ही ज्यादा खाते थे। कोई घर में जी मेहमान आया तो उसे गेहूं खिलाएंगे, चावल, वरना हम मोटा अनाज ही खाते थे, है ना। जी तो ये एक षड्यंत्र है कि हमें कहा गया कि आप तो गरीब हैं, आपके पास खाने को नहीं है। एक्चुअली हम मोटा अनाज खाते थे, हम गेहूं चावल नहीं खाते थे। तो हमें ये बोला गया कि आपके पास तो खाने को है ही नहीं। तो फिर हमें, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी और हर किसी को अपना बिजनेस दिखता है ना, तो जी जी हमारे सीड्स को खत्म किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर गेहूं और चावल को इंट्रोड्यूस किया गया। हमारे बहुत सारे सीड्स होते थे। आप बताइए, हम हमेशा मल्टी क्रॉपिंग करते थे, कोई एक अनाज पैदा नहीं होता था, और जी बहुत सारे वैरायटी के फूड्स खाते थे। तो ऐसे आज आप देखिए इतने फल फ्रूट मार्केट में आ रहे हैं, बट स्टिल वी आर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट। जी बहुत चीजें हम खा रहे हैं, बट स्टिल वी आर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट। क्योंकि अ, आप ये देखिए कि 1954 में, वे बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड, उस टाइम हमारे देश में संविधान में एक चीज जोड़ी गई जिसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है, कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और इन सब बीमारियों के लिए कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, उसको जेल में डाल देंगे। दे आर जी इरिवर्सिबल, दैट्स व्हाट इज सेड, कि इन बीमारियों का कोई इलाज ही नहीं है। जबकि उस टाइम किसको थी ये बीमारियां? किसी को भी नहीं थी। बट पता था, जिन लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन में इसे इंट्रोड्यूस किया है, दे न्यू इट, कि जब व्हीट और राइस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसके बाद ये बीमारियां बढ़ेंगी। और आज भारत कैपिटल है डायबिटीज का, करेक्ट। क्योंकि हमने व्हीट और राइस को ही अपने भोजन का संबल बना लिया। आप देखिए, भोजन में हम जो भी खाते हैं, हर चीज बेस्ड ऑन व्हीट एंड राइस है। मतलब हम सब्जी कम खाएंगे लेकिन अनाज, रोटी ज्यादा खाते हैं, है ना। तो बेसिकली जी जितना हमें जरूरत है उससे बहुत ज्यादा शुगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसकी गलती एक्चुअली हमारी है भी नहीं, बिकॉज आप अगर व्हीट एंड राइस खाते हैं, आप इतना सारा खाएंगे ना तो भी बहुत जल्दी वापस भूख लग जाएगी, 2 से 3 घंटे में। अब आपने ये तो सुना ही होगा, जो एक टाइम बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो योगी। रोगी। रोगी। हम कितनी बार खा रहे हैं आप बताइए? 5 to 7 टाइम्स खा रहा है एक इंसान इन जनरल, उससे ज्यादा भी हो सकता है खाता हो। सुबह उठते से ही चाय बिस्किट, फिर नाश्ता, फिर खाना, फिर नाश्ता, बीच की चाय कॉफी, कहीं किसी ने भी बिठा दिया, हम साथ में बैठ के खा लेते हैं। उसके बाद डिनर, और बहुत से लोगों को डिनर के बाद भी भूख लगती है। फिर सुबह उठते से भोजन चालू। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब गेहूं और चावल खाते हैं, इतना सारा ग्लूकोज रिलीज होता है, फटाफट सारा ब्लड से बाहर इंसुलिन कर देता है। उसके बाद फिर से हमें भूख लग जाती है, और ये प्रोसेस हमारी बॉडी में चलती रहती है। हमारे सेल्स तो हाथ जोड़ के मना कर देते हैं, हमें तो खाना ही नहीं है, लेकिन पूरा ये साइकिल पूरे टाइम हमारी बॉडी में चलती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता है। एक दिन होता है हम डायबिटिक हो जाते हैं, कभी कोई, इतनी सारी बीमारियों के आप नाम ले लीजिए। अगर आप अपना कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल कर सकें, अपनी भोजन में फाइबर को ऐड कर सकें, तो बहुत सारी, मतलब हम लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे ग्रेन्स खिलाकर बहुत लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं, बहुत सारे टाइप की हो रही है, और सबसे इजी डायबिटीज रिवर्स करना। जगमीत जी। यस। चलो। ओके मैम, थैंक यू। काफी कुछ चीजें की हुई है। थैंक यू थैंक यू। ओके। सो गाइस, बेसिकली हम बात करें तो जो मेघना जी ने बात करी अभी, वो मैं कब से बोलते आ रहा हूँ आप लोगों को और सभी को, मेरे सेमिनार में, मेरे इंस्टाग्राम टॉक में, कि हम लोग इनिशियली, हमारे पास फूड नहीं था इतना सारा। अपार्ट फ्रॉम मिलेट्स हमारे पास फूड भी नहीं था, हार्डली कोई फूड मिलता था हमें। और हम लोग बहुत कम खाते थे, सुबह खाया उसका फिर शाम को खाते थे। दैट मीन्स हमारी 8 आवर्स की विंडो थी, 3 ईटिंग विंडोज। हम लोग बिल्कुल कभी 16 आवर्स फास्टिंग करते थे। बिल्कुल।
जो कि मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए। वो नाम बता दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो हमारे पूर्वजों को पता भी नहीं था इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है, राइट। वो बाद में नाम दिया गया है ना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। इनफैक्ट जो हमारे रिचुअल्स बोले या हमारे कास्ट में बोले, हमारे धर्मों में बोले, तो उसमें रोज़ा रखते हैं और पर्यूषण रखते हैं। इट इज़ नथिंग बट वही हमारे सिस्टम को थोड़ा रेस्ट देते हैं। सिस्टम को रेस्ट मतलब हमारे पेंक्रियाज को रेस्ट देते हैं, हमारे गट को रेस्ट देते हैं, हमें गट रीसेट करते हैं। जैसे मैं, आपको पता है कि मैं 10 डेज का गट रीसेट का प्रोग्राम करवाता हूँ मैं। तो वो बेसिकली दैट इज नथिंग बट आई इंक्रीज दैट 85% ऑफ गुड बैक्टीरिया इन आवर गट। जिसमें वो कई बात करेंगे कैसे करते हैं वो। दैट्स द बेसिकली सेम थिंग। अगर अगर कोई व्यक्ति अपने ब्लड शुगर को राइट तरीके से कंट्रोल कर सकता है तो बहुत सारे डिसीज के कारण, एनर्जी टॉक्सिसिटी है, मेरे बहुत सारे सेमिनार में देखा होगा, मेरे टॉक में देखा होगा। एनर्जी टॉक्सिसिटी मतलब कि इतना ज़्यादा हम एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी मतलब ग्लूकोज। तो वो एनर्जी टॉक्सिसिटी के कारण ही बहुत सारी डिसीज होती है, जो कि अभी मेघना जी ने बताया, जिससे कि हमारे सेल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। फैट मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है कि हमें नहीं चाहिए अब खाना, वो बंद ही कर दिया, शट ऑफ ही हो गए। तो ओवर टू यू मेघना जी, लेट्स कंटिन्यू अदर अदर स्लाइड्स। या बहुत सारे क्वेश्चन है, कैसे बनाना, क्या बनाना, शायद आपको मेघना जी कवर करेंगे। मेघना जी ओवर टू यू। आपका कोई और क्वेश्चन है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी। मैम जो होल व्हीट फ्लोर आता है, कुछ लोग उसकी प्लेस पर होल ग्रेन फ्लोर इस्तेमाल करते हैं, तो जी। उससे कुछ बेनिफिट होता है क्या? देखिए, होल ग्रेन व्हीट फ्लावर क्या होता है? गेहूं है, उसे हमने पीस दिया तो वो होल ग्रेन व्हीट फ्लावर हो गया, है ना। और उसको अगर हमने छान दिया तो उसमें जो थोड़ा बहुत फाइबर था वो भी हमने निकाल दिया, राइट। सो गेहूं में एक्चुअली अगर फाइबर ही सिर्फ 1.2 ग्राम है, तो अगर वो होल ग्रेन भी लिया तो भी हमें उतना फाइबर नहीं मिलता है ना जितनी रिक्वायरमेंट है। हमें कितनी फाइबर की रिक्वायरमेंट है एक दिन में? 30 से 40 ग्राम। मतलब हमारे पुरखे तो जब जंगल में रहते थे वो 150-150 ग्राम तक फाइबर उन खा लेते थे। पर आज एटलीस्ट 30 to 40 ग्राम्स की हमें रिक्वायरमेंट है, जो कि पूरी नहीं हो पाती हमारे भोजन से। ये मिनिमम है। 30 हाँ ग्राम जी। मिनिमम है ये। बल्कि इनफैक्ट मुझे लग रहा है मैं ओके मैम। ये और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो बोल नहीं सकते ना। ऐसे जो WHO और सब लोग बंधे हुए हैं बहुत सारी चीजों हाँ से। जी। एक चीज मैं कवर करना चाहता हूँ इसी बीच में, याद आया था अभी, क्या बोलना था, हाँ राइट। सो गाइस, एक एक और लोगों को भ्रम है कि ब्रेड तो नहीं खाना चाहिए, चलो खा लेते हैं, ब्राउन ब्रेड खाते हैं हम। मुझे बताएं, क्या व्हीट का कलर ब्राउन होता है? आपकी रोटी ब्राउन बनती है क्या? जिस तरह से ब्रेड वाइट ब्राउन दिखती है आपको, हाँ या ना? नहीं नहीं। तो कैसे वो ब्राउन ब्रेड इतनी ब्राउन रहती है जब व्हीट तो होता ही नहीं इतना ब्राउन? आपकी रोटी तो फिर भी पिसी हुई होती है, मोटी तो नहीं होती है। चलो मोटी रोटी बना लें आप, मोटा अनाज भी ले लें। दाल दाल बाफले तो खाते हैं ना, वो थोड़ा मोटा अनाज होता है, ठीक है। दाल बाटी, क्या वो इतनी ब्राउन रहती है? इतनी ब्राउन ब्रेड होती है? उसमें नो। कलर सेट करे जाते हैं सर। बस उसमें कलर ऐड करते हैं, तो इस भ्रम में ना आ रहे हैं कि ब्राउन ब्रेड इज हेल्दी, ओके। बल्कि और आप कलर ऐड करके खा रहे हैं। और सर वो ब्राउन मैदे का ही राइस, बना होता है प्योर। और मैदा से कलर डाला रहता है उसके अंदर, ओके। सर ब्राउन राइस भी आता है। उसके ऊपर मेघना जी बात करेंगे। मेघना जी ओवर टू यू। जी। ब्राउन राइस एक्चुअली फिर भी काफी अच्छा होता है। इनफैक्ट कई वैरायटीज हैं चावल की जो एंशियंट वैरायटीज है, और मैंने देखा है दे आर आल्सो वेरी नाइस। ब्लैक बहुत राइस, अच्छी होती है। ब्लैक राइस भी। हाँ, मतलब वाइट राइस तो इसलिए होता है, राइस भी एक्चुअली वाइट नहीं होता है। उसको पॉलिश करते हैं तो उसका कलर वाइट हो जाता है। तो अगर हम अनपॉलिश्ड राइस भी खाते हैं तो मैंने देखा है उसमें सशाइटी काफी अच्छी होती है। और कई वैरायटीज हैं जो बहुत अच्छे से, मतलब मिलेट्स टाइप की ही फीलिंग लगी मुझे तो वो राइस खाकर। इतना सा खाया, पेट भी भर गया और बाद में भूख भी नहीं लगी। सो मुझे लगा ऐसे कई एंशियंट वैरायटीज हैं राइस की जो काफी अच्छी हैं, जो कि हम अपना सकते हैं। पर मैम अभी मेरा एक क्वेश्चन था जनरली वो थोड़ा जो, गड़बड़ है। हेलो मैम दीपा मेरा एक दीपा क्वेश्चन जी था। दीपा जी वीडियो भी वो चालू जो करें तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपको जो ब्लैक व्हीट जो बोलते हैं वो भी क्या हेल्दी होता है?
हाँ जैसे देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखिए वो हेल्दी है। हाँ, ब्लैक व्हीट इज मच बेटर देन, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि अभी जो व्हीट की वैरायटीज हैं, जो एक्चुअली गेहूं था उसमें ग्लूटेन भी बहुत कम था, इतना ज्यादा नहीं था, और ऐसे छोटे छोटे बारीक दाने होते थे गेहूं के, और ऐसे काफी ऊंची फसल होती थी गेहूं की भी ना। लेकिन अभी जो वैरायटीज एक्चुअली डेवलप की गई, वो इसीलिए डेवलप की गई हैं। अब आप देखिए कितने सारा ब्रेड बनाते हैं, भटूरा बनाते हैं, कैसे ऐसे खिंचता है आटा, यस मैम। ग्लूटेन डेवलप किया जाता है, तो बहुत हाई ग्लूटेन वैरायटीज डेवलप की गई हैं, और वो हाई ग्लूटेन व्हीट हम खा रहे हैं, और वो हाइब्रिडाइज्ड व्हीट और राइस की जो वैरायटीज हम खा रहे हैं, वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान कर रही। जो पहले का व्हीट था वो उतना नुकसानदायक नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हम कोई भी भोजन करते हैं, आप वेजिटेबल्स खाते हैं, रोज एक सब्जी नहीं खाते, आप दाल खाते हैं, रोज एक दाल नहीं खाते, हमें हर चीज में वैरायटी चाहिए। लेकिन भोजन में अनाज हम वो का वही पूरे टाइम क्यों खाते हैं? उसमें भी हम वैरायटी करेंगे तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। तो थैंक यू काला मैम। जो है, काला गेहूं भी अच्छी व्हीट वैरायटीज में आता है, तो उसे भी हम अपना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ एक अनाज क्यों खाएं हम, एक या दो, जब इतने सारे अनाज हमारे आसपास हैं, तो उन्हें अगर हम खाते हैं तो हमारी डेफिनेटली हेल्थ बेटर होगी, बिकॉज हम सिर्फ एक अनाज नहीं खाएंगे फिर। ओके, सो मैं भी कुछ ऐड करता हूँ इसमें। जैसे अभी मेघना जी ने बताया कि वो इस तरह से गेहूं का आटा खींच जाता है। जब आप आटा गूंथते हैं, अगर आपके साथ आटा चिपक के आ रहा है तो सोचिए वो हाथों के क्या हाल करेगा। ऐसे अगर आप रागी के आटे में जाएंगे, थोड़ा सा जो कि न्यूट्रल मिलेट में आता है, तो वहां पर रागी की रोटी बनती ही नहीं इजीली, करेक्ट। तो वहां पर आप जब गूंदेंगे तो वहां पर वो नहीं, आपका हाथ में नहीं चिपकेगा। और दैट्स वन ऑफ द रीजन। और जो बात करी भी मेघना जी ने कि मॉडिफाई करा, तो उसको बोलते हैं जीएमओ सीड्स एंड नॉन जीएमओ सीड्स। तो जितने भी अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जितने भी अब जो अब गेहूं में बात कर रहे हैं ना, वो सब मॉडिफाइड कर दिया है, जिससे कि उसमें कम से कम बीमारी लगे और वो पैदावार ज़्यादा कर सके। इसलिए इसको मॉडिफाई करा गया, हाइब्रिड मतलब दैट इज। तो हमें जिसमें मिलेट्स में, आई डोंट थिंक मेघना जी की ये भी सब नॉन जीएमओ सीड्स ही होंगे, ये इसके कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा है अभी। दैट्स द मेन रीजन। हाँ देखिए, एक्चुअली थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन ऐसा नहीं है, बीजों में किया जा रहा है, लेकिन इस लेवल का नहीं है जिस तरह वीट में ग्लूटेन को बढ़ावा दिया गया है। वो सिर्फ इसलिए कि इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस किया जा सके बहुत सारा खाना। हमें घर में क्या जरूरत है, ब्रेड बनाने के लिए ग्लूटेन लगता है, हमारी रोटी में बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम तो सदियों से ज्वार बाजरा मक्का खा ही रहे थे, पर ब्रेड बनती है क्या बिना गेहूं के? सो समोसा है, कचौरी, अभी आप देखिए कितने सारे टाइप के खाने हैं जो कि आप मिलेट से बनाने में दिक्कत आती है। और ये सिर्फ गेहूं का जो प्रचार प्रसार हुआ है उसके बाद ही ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। सो ये सारा कमर्शियल करने के लिए ही किया गया है, उससे हमारे स्वास्थ्य से कोई रिश्ता नहीं है उसका। करेक्ट। तो वापस आते हैं थोड़ा सा, आप बताएं मुझे कि क्या आप एक दिन पुरानी रोटी खाते हैं क्या? वो कुत्ते को डाल देते हैं। और 2 दिन पुरानी, कदापि नहीं। तो जो ब्रेड है वो कितने दिन पुरानी रोटी है? तो क्यों खाते हो? फिर घर में रोटी नहीं खा सकते, मम्मी बोलती है नहीं नहीं पुरानी नहीं, मैं बच्चे को नहीं खिलाऊंगी। तो वाई आर ईटिंग दैट रोटी? करेक्ट। तो इसलिए ब्रेड का बहिष्कार करें। बाजार की ब्रेड का घर में बनाए तो चलता है, यस। और मिलेट ब्रेड तो बहुत हेल्दी है। यस यस। चलिए। यस मेघना जी। सो आपका अगर कोई क्वेश्चन और हो तो मैं लेती हूँ, नहीं तो आई गो ऑन टू माय नेक्स्ट स्लाइड। यस यस, आगे बढ़ते हैं, फिर और क्वेश्चन और अराइज हो जाएंगे। ठीक है। Yes. आप लिख लीजिए अपने क्वेश्चन है ना, या क्वेश्चन एंड आंसर में टाइप कर दीजिए, हम उसको बाद में फिर ले लेंगे। सो गाइस आर एंजॉयिंग, आई थिंक जब तक वो स्लाइड शेयर कर रहे हैं आप अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे, और एक हेल्दी लिविंग की तरफ और बढ़ रहे हैं आप इस इंफॉर्मेशन को ले करके। और उससे इम्पोर्टेंट है कि इस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करके।
ये कोई यहाँ पर व्यक्ति हैं Vivo V2025, आप जरूर अपना नाम बता दीजिएगा चैट बॉक्स में। ओके, आपका नाम नहीं आ रहा है। यस मेघना जी। तो अभी हमने देखा कि हमारी हेल्थ के लिए अगर हम अपना ग्रेन, सिर्फ अगर अपना ग्रेन भी चेंज करते हैं तो कितना फायदेमंद है। पहली चीज तो कि मोस्टली ये जो अनाज है, अब मैं आपको जस्ट कुछ ये रहते हैं इनके सारे अनाजों के अपने अपने कुछ ना कुछ रहते हैं कि इन पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स पर ये ज्यादा अच्छा काम करते हैं, और ये सब हर एक की अपनी विशेषता होती है। लेकिन मेरे गुरुजी जो डॉक्टर खादर वल्ली, उन्होंने जो भोजन की डेफिनेशन दी है वो क्या है? भोजन वो है जो धीरे धीरे एनर्जी आराम से रिलीज करे, जो आपको मोटा या डायबिटिक ना बनाए, फूड दैट इज रिच इन फाइबर्स, एंड जो मतलब हम भोजन जो खा रहे हैं वो हमारे बॉडी को साथ ही साथ डिटॉक्सिफाई भी करता जाए। भोजन जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ना हो, भोजन जो थोड़े से में ही बहुत सारे लोगों का पेट भर सके, फिर भोजन जिसमें लिग्नांस हो, भोजन जो आपको बहुत ज्यादा खाने पर मजबूर न करे, और भोजन उगाने में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की जरूरत ना हो, भोजन जो प्रोसेस्ड ना हो, है ना, और भोजन जो हर किसी को हर जगह अवेलेबल हो सके। सो ये उन्होंने भोजन की डेफिनेशन दी है। तो इसमें हमारे मिलेट्स फिट बैठते हैं। तो मिलेट्स जो हैं वो कंप्लीटली नेचुरल हैं, इसमें कोई केमिकल्स, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं डलता है। कई जगह है प्रैक्टिसेस, ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं ज्वार बाजरा वगैरह में भी डालते हैं, वो थोड़ी गंदी आदत है किसानों की, बट मोस्टली ये आपको कंप्लीटली नेचुरल मिल जाएंगे। फिर अगर आप देखें वाटर कंजम्पशन पर केजी, तो अगर गेहूं की हम खेती कर देखें तो 1 किलो गेहूं के पीछे लगता है 9,000 लीटर पानी। मतलब जो 1 किलो गेहूं हम खाते हैं उसके पीछे 9,000 लीटर पानी लगता है। 1 किलो चावल जो हम खाते हैं उसके पीछे 8,000 लीटर पानी लगता है। पंजाब में तो किसान बोलते हैं कि सर्दियों में गेहूं के सीजन में हमारी पानी की मोटर ही बंद नहीं होती है, लगातार पानी चलता है। एंड हम सभी जानते हैं कि पंजाब ऑलमोस्ट डेजर्ट की तरह हो चुकी है वहां की सॉइल। शुगर केन, शक्कर, अब आप देखिए कि हम दिन भर में कितना शक्कर खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, मिठाइयों में, चाय में, कॉफी में, बहुत चीजों में, लेकिन हमें ये चीज नहीं पता है कि 27,000 लीटर पानी लगता है 1 किलो शक्कर जो हम खाते हैं उसके पीछे। इतना ज्यादा पानी लगता है गन्ने की फसल को उगाने में। अगर हम लोग मीट खाते हैं तो जनरली मीट, 1 किलो मीट के पीछे लगता है 50,000 लीटर पानी। अब आप पूछेंगे 50,000 लीटर पानी मीट के पीछे कैसे लगता है? क्योंकि अगर आप मतलब जो हम अनाज खिलाते हैं ना जानवरों को, तो बेसिकली 1 किलो मीट के पीछे हमें 8 किलो अनाज खिलाना पड़ता है, तब जाके हमें 1 किलो मीट मिलता है। और पूरे वर्ल्ड में आप देखिए बहुत सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न वगैरह उगता है, और वो सारा मैक्सिमम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है, प्लस मैक्सिमम एनिमल फीड में जाता है। वो एनिमल्स को फीड करने के लिए ही उगाया जाता है, टोटली जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। फिर जो न्यूट्रल मिलेट्स हैं जैसे ज्वार बाजरा मक्का रागी चेना, इन्हें अगर हम उगाते हैं तो 700 से 900 लीटर पानी की खपत होती है 1 किलो ग्रेन के पीछे। और अगर हम पॉजिटिव मिलेट्स उगाते हैं तो उसके पीछे खपत होती है 200 से 300 लीटर पानी की 1 किलो के लिए। तो आप देखिए कि जितने में 30 आदमी खाना खा लेंगे मिलेट्स का, उतने में गेहूं का सिर्फ 2-4 लोग ही खा पाएंगे। मतलब अगर पानी की खपत देखें तो जितना एक पर्सन ले रहा है उतने में 30 लोगों का खाना हो जाएगा, है ना। सो ये तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर मैं स्मॉल मिलेट्स खा रही हूँ तो मैं
अपने पर्यावरण की रक्षा करने में बहुत योगदान दे रही हैं। सो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ जी एवरीवन, कोई क्वेश्चन है आपका तो बिल्कुल पूछिए आप। मीना जी, जो कि आईफोन के नाम से यहाँ पर हैं, और वीवो जी V2055 किसी का मोबाइल है। आप भी अपना इनम्यूट कर सकते हैं, अपना नाम भी बता सकते हैं। आपका नाम नहीं हमें पता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे तो फिर क्या खाना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल, देखिए कोलेस्ट्रॉल भी जो बढ़ता है ना, उसके पीछे एक जो हम खराब तेल यूज कर रहे हैं उस वो तो रीजन है ही। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है शुगर। भले ही आपको कोई ये ना बताए कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, लेकिन जैसे अभी हमने बात की थी कि आपके खून में अगर शक्कर बढ़ती है तो खून चिपचिपा होना शुरू होता है। खून चिपचिपा होगा तो उसमें आ, ऐसे थक्के बनने लगेंगे कोलेस्ट्रॉल के, ट्राइग्लिसराइड्स के। तो आप ऑटोमेटिकली आप मिलेट्स खाएंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल भी लो हो जाएगा, आपका खून पतला होना शुरू हो जाएगा और आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी खत्म हो जाएगा। और थायराइड के लिए? थायराइड के लिए भी, क्योंकि थायराइड बेसिकली अगर आप देखें तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है। तो इसमें लिटिल मिलेट जो कुटकी करके अनाज है वो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो पूरे बॉडी के हार्मोन्स को ठीक करता है। तो वो थायराइड के हार्मोन्स को भी ठीक करता है, और पूरा एक प्रोटोकॉल दिया है बेसिकली हम लोगों ने ना। तो ये कुटकी क्योंकि वो, इजी अवेलेबल है क्या? हाँ देखिए, नाम तो पहली बार सुन रही हूँ मैं। हाँ बेसिकली देखिए क्या है ना कि हम लोग इन्हें बहुत उगाते थे और खाते थे, लेकिन अब कोई खा नहीं रहा है तो बिक नहीं रहे। लोग खाना शुरू करेंगे तो मार्केट में भी मिलने लगेगा। ओके, लेट मी टॉक अबाउट कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा। तो जैसे अभी मेघना जी ने बताया कि वो, आप सोचिए कि आपने एक चाशनी जो है वो छोड़ दी आपने एक रात भर, तो क्या हाल होगा उसका। उसमें अगर थ्रेड डाल दिया तो पूरा वो चिपक जाएगा, करेक्ट, और वो जम जाएगा। तो इस तरह से हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो खा रहे हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया मेघना जी ने, तो या तो मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो में सारी चीज़ मैंने बताई नहीं वाली। तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आपको सेल रेजिस्टेंस हो जाते हैं ना, सॉरी सेल जो आपके रेजिस्टेंस बन जाते हैं, वो हमारे खाने में जब वो ऑयल, कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, बट अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल। और जो एलडीएल भी ज़रूरी है, लेकिन वो कुछ नहीं तो वो सेल को बांध के नहीं रख सकता है, उसके लिए कभी डिटेल में बात करेंगे। बट एक्स्ट्रा जो जब आपका सेल रेजिस्टेंस हो जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में ना तो वो फैट जाता है और ना ही ग्लूकोज जाता है। ओके, तो इसलिए वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। अगर आपने अपना फाइबर बढ़ा दिया, और जो अभी मेघना जी ने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो पॉजिटिव मिनट्स बढ़ा दिए बॉडी के अंदर, डाइट के अंदर, और आपने फास्टिंग बढ़ा दी, जो मैंने बताया जो फास्टिंग टेक्निक, तो डेफिनेटली आपके बहुत सारी डिसीजेस रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। एक्चुअली मिलेट्स खाकर ना इंटरमिटेंट फास्टिंग करना बहुत ज्यादा आसान होता है। इनफैक्ट फास्टिंग करना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप Exactly. मिलेट्स खाते हैं तो आपका पेट अच्छे से भरा रहता है, ग्लूकोज स्लो रिलीज होता है। तो आप एक बार खाएंगे आपको बहुत देर, मतलब मैंने ये देखा है जनरली जो लोग पॉजिटिव ग्रेन्स खाते हैं वो दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं। आप एक बार नाश्ता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सुबह खाना खा लीजिए, शाम को खा लीजिए, बस हो गया। मैं खुद भी शाम को 5-6 बजे एक बार खाती हूँ, मेरा हो जाता है। अभी तो आपने देखा होगा मैं थोड़ा बहुत कुछ खा रही थी क्योंकि रखा हुआ था और वो खाया नहीं था, तो बस ऐसे ही शुरू हो गई। बट जरूरत ही नहीं पड़ती, इनफैक्ट 5-6 बजे मेरा खाना फिनिश हो जाता है। करेक्ट। मेघना जी का शायद से वीडियो बंद हो गया है, आई डोंट नो व्हाई, जब तक मैं बात करता हूँ। तो ये जो आपका एक और क्वेश्चन था मीना जी का, कि थायराइड। ओके, तो थायराइड में भी जो है ना, आपकी जो फास्टिंग और राइट डाइट, इट विल रिवर्स योर थायराइड। आप मुझसे बैठे हैं एक बार फिर से, तो आपका थायराइड भी बिल्कुल रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली थायराइड जो है, इट इज़ अ हार्मोनल इम्बैलेंस।
तो हार्मोनल इम्बैलेंस जब हम राइट डाइट और प्रॉपर फास्टिंग और जो सही टाइमिंग के साथ खाएंगे ना, तो वो भी सही हो जाएगा आपका। सो आई थिंक मेघना जी अभी एग्जिट हो गई हैं, वापस ज्वाइन कर लेंगे वो। जब तक कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, तो मेघना से फिर से बात करते हैं। उनका आई थिंक मोबाइल डिस्चार्ज हुआ है। मैंने उनको बोला था ना कि वो लैपटॉप में आपका बैटरी चले जाएगी, शायद उन्होंने सुना नहीं था, वो बेटे से बात कर रहे थे। एनी क्वेश्चन? आगे मेघना जी वापस। यस, एनी क्वेश्चन? सर जैसे ऑयल का बताया कि ऑयल जो हम अभी रनिंग में जो ले रहे हैं वो अच्छा नहीं आता, तो फिर भी कौन सा वाला लेना चाहिए ऐसी स्थिति में? बगैर ऑयल के तो रूटीन जो खाना बनता है वो कम पॉसिबल है, तो ऐसी ओके, स्थिति में देखिए हाँ देखिए, मैं सॉरी जगमीत जी, मेरे यहाँ लाइट चली गई तो फिर मैंने अभी मोबाइल से कनेक्ट हुई हूँ वापस। ओके ओके, वेलकम वेलकम। हाँ, सो मैं इनके क्वेश्चन का आंसर करूँ? यस यस, आपको मैं स्पॉटलाइट पर डाल दिया, प्लीज करिए। जी, सो बेसिकली देखिए, भोजन में आपको ऐसा लग रहा है कि ऑयल के बिना भोजन, मैं भी नहीं कहती कि आप ऑयल के बिना खाइए। आजकल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कच्ची घनी का बहुत इजीली अवेलेबल है, वो तेल लीजिए। उससे आपको मतलब उसके अलावा भी जब हम तेल से खाना बनाते हैं तो कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि आपने कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घनी का तेल लिया है तो तेल जब तक ठंडा है तब तक वो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। आप सैलेड्स में खाइए या कुछ जैसे किसी चीज पे कच्चा तेल डाल के खाते हैं वो भी अच्छा रहता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम तेल को बहुत देर तक गर्म करते हैं तो उसमें फिर कुछ फ्री रेडिकल्स डेवलप होने लगते हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए गड़बड़ करने लगता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऑयल को हम कम से कम देर अगर हीट करें, जितनी कम आंच पर हीट करें। जैसे मैंने एक सिंपल सी चीज है कि पहले जैसे बचपन से ऐसे ही भोजन बनाते थे और मैं भी ऐसे ही बनाती थी कि तेल लिया, उसमें छौंक डाला, फिर सब्जी डाली, उसे ढक के फिर 10-15 मिनट 20 मिनट पकाते रहते थे। आप लोग भी इसी तरह बनाते हैं? यस यस। हाँ, मैं भी पहले ऐसे ही जी बनाती थी। बिल्कुल। लेकिन अब मैंने क्या करना शुरू किया है, मेरे पास स्टीमर ले आई हूँ मैं एक, सारी सब्जियां स्टीम कर लेती हूँ और बिल्कुल आंच में तेल को गरम करती हूँ। हल्का सा गरम होता है, उसमें सब तड़का देना शुरू कर देते हैं, हींग राई जीरा वगैरह। उसको बहुत ज्यादा ऐसे धुआं निकल रहा है या ऐसे हीटअप होने ही नहीं देते हैं। और वो थोड़ा सा तड़क जाता है, उसमें सारी सब्जी डाल देती हूँ, मसाले डाल देती हूँ और बस बंद। 1-2 मिनट तेल गरम किया पूरा, तब 20-20 मिनट गरम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा, अगर आप सब्जी को बार बार गर्म करते हैं ना तो उससे क्या होता है, बार बार तेल को हीट कर रहे हैं। सब्जी का न्यूट्रिशन तो गड़बड़ हो ही रहा है पर हमारा तेल बार बार गर्म होता है उसमें, तो वो नुकसान करता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट जब आप तेल को गर्म करते हैं तो उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डालिए और जैसे राई जीरा डालते हैं तो वो भी थोड़ा सा सोक करते हैं फ्री रेडिकल्स को। लेकिन साथ में हल्दी अगर आप उसमें डालते हैं तो वो भी थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट रहती है, तो अच्छा है। बट कोशिश कीजिए जितना कम देर आप तेल को हीट करेंगे उतना बेटर जी हेल्थ के लिए रहेगा। जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम सोयाबीन ऑयल जैसे बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, तो उसकी हाँ प्लेस पर ग्राउंडनट या राइस ब्रान ऑयल खा सकते हैं? देखिए, ग्राउंडनट ऑयल आप देखिए कि नेचुरली जो ऑयल्स दिए गए हैं, तो सोयाबीन तो फली है, फली में कहाँ ऑयल होता है। राइस ब्रान तो अनाज है, अनाज में कहाँ तेल होता है। तेल होता है ऑयल सीड्स में, नट्स में, है ना। तिल है, मूंगफली है, सरसों है, मतलब ऑयल सीड्स होते हैं उसमें होता है ना तेल। तो इन सब चीजों के तेल अच्छे होते हैं। फिर करड़ाई के बीज हैं और भी होते हैं, नाइजर सीड्स हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप के बीज जो हमारे देश में होते हैं जिनमें तेल निकलता है एक्चुअली, जो तेल देता है। इनफैक्ट तिल जो है उसी के तेल के नाम पर तेल शब्द निकला है। तिल से ही तेल शब्द बना है, क्योंकि तिल्ली का तेल बहुत बनाया जाता था पहले। अलसी का तेल है, ऐसे बहुत सारे तेल हैं। इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि
कई जगह है जहाँ पर अलसी के तेल में खाना बनाते हैं लोग, ट्राइबल्स में मतलब देखा है। कई जगह महुआ के तेल में बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे तेल होते हैं, हमें तो आइडिया ही नहीं, हम सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज तेल यूज कर रहे हैं। सोयाबीन में कोई ऑयल नहीं होता है। जितने भी रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह आते हैं उसमें बहुत मतलब डीजल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इवन पाम ऑयल, आप देखिए मलेशिया से सबसे बड़ा इम्पोर्टर इंडिया है पाम ऑयल का। यस, तो जो तेल हम समझ रहे हैं हम तेल खा रहे हैं उसमें मैक्सिमम पाम ऑयल है। पाम ऑयल है। और थोड़ा सा हाँ खुशबू डाली जाती है और बहुत गंदा तेल खाते हैं हम लोग। तो उसी के कारण हमारे बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि जो चीज अच्छी है सही है, अगर हम अपना इंग्रेडिएंट ठीक कर लें तो आधी चीजें प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। बट अभी जो हम सोच रहे हैं और ऐसे परोसा जा रहा है, बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा है, रिफाइंड से तो और डबल रिफाइंड बोलते हैं ये और भी ज्यादा अच्छा है, जबकि वर्स्ट काइंड ऑफ ऑयल्स हैं। तो वी जस्ट हैव टू कीप आवर आईज ओपन एंड ईयर्स ओपन कि क्या सही है तो हम बोले, भले ही थोड़ी कीमत ज्यादा हो, इट डजेंट मैटर। अच्छी चीज होगी तो ऑब्वियसली, सस्ती चीज है तो उन्होंने वो चीज डाली ही नहीं है ना उसमें, तो हम जो अ, सस्ता खरीद रहे हैं तो वो हम सही चीज ले भी नहीं रहे हैं बेसिकली। ओके, आई एड समथिंग। सो इनफैक्ट ऑयल खाने की ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा। अगर आप इधर स्प्राउट्स पे आ जाएंगे, मिलेट्स पे आ जाएंगे, तो वैसे ही आपका ऑयल का कंजम्पशन कम हो जाएगा। और जो कि अभी एक डरा दिया था कुछ सालों पहले कि कोकोनट ऑयल इज बैड। ओके, साउथ में तो लोग कोकोनट ऑयल ही खाते थे ना, अभी भी खाते हैं इनफैक्ट। और ऑलिव ऑयल भी खाते हैं। ऑयल तो ठीक है, बाहर से आया है, हमारे यहाँ ऑलिव ऑयल नहीं था इंडिया में ना। घी घी के लिए मना करते थे। अगेन दे आर टेलिंग कि घी खाओ, है ना। कोकोनट को अभी बोल रहे हैं कि इट इज अ सुपर फूड, नाउ दे आर टेलिंग सुपर फूड है कोकोनट। ओके, तो जब आप अपनी डाइटरी हैबिट चेंज करेंगे तो आपकी ऑयल की जरूरत ही कम होते जाएगी। करेक्ट। यस मेघना जी, एनी क्वेश्चन कोई आप पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क। तेल बेस्ट है जो कोल्हू के बैल का होता है ना, जो आपने देखा होगा पिक्चर्स, कोल्हू से बैल तेल निकल रहा है। तो 1900s में इस पिछली सेंचुरी में 1900 में 5 लाख कच्ची घनिया थी हमारे देश में। पर बस वही इसी तरह से षड्यंत्र कर करके सारी चीजों को खत्म कर दिया है। आज आपको उंगलियों पे गिनने लायक मिलती हैं। बिल्कुल। तो उसका तेल बहुत अच्छा होता था। अब हमारे हर चीज में लोग बोलते हैं हमारे पुरखे भी तो खाते थे। अरे हमारे पुरखे जो खाते थे वो बुल ड्रिवन ऑयल खाते थे, जो वो कोल्हू के बैल से निकालते थे। मतलब हमारी प्रैक्टिसेस आप देखिए ना कि फूड प्रैक्टिसेस क्या थी। घी खाते थे तो घी भी, और ऊपर से इतनी मेहनत भी करते थे। आप उपवास देखिए कितना करते थे, मेहनत भी करते थे, उपवास भी करते थे। अब हम तो क्या करते हैं, बैठे बैठे का काम है, चलना फिरना हिलना डुलना सब बंद है, ऊपर से घी भी खा रहे हैं, तेल भी खा रहे हैं, दिन भर खाना खा रहे हैं, तो फिर शरीर को बीमारी तो लगेगी ही ना। करेक्ट। पर इनफैक्ट मुझे याद है जब हम लोग खंडवा रहते थे तो वहाँ पर कोकोनट ऑयल ही मिलता था। हम खुद जाते थे कोकोनट ऑयल अच्छा। निकालने के लिए, कोकोनट लेके आते थे। हमारे घर में फसल आती थी, वो फसल को तोड़ करके कोकोनट ऑयल निकलवाने जाते थे। और जो कि खल्ली आती थी वो खल्ली खिलाते थे हम अपने भैंस को या गाय को। हम्म। कैसे बंद हो गई? आप देखिए मैंने तो सुना है कि लोग है ना घी भी खिलाते थे अपने बैलों को, शुद्ध घी खिलाते थे, अलसी खिलाते थे, बहुत अच्छे अच्छे मतलब बहुत ताकत वाला भोजन करवाते थे। करेक्ट, बिल्कुल सही। ऑयल भी पिलाते हैं। आप सोचिए जब दाल अपने भी पिलाते कैटल को भी, अपने गाय भैंस मवेशियों को इतना अच्छा भोजन करवाते थे तो खुद तो कितना अच्छा खाते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। खुद ही फसल निकालते थे, फसल के भी बेस्ट पार्ट खिलाते थे जो निकलता था ना। अब तो पता। हाँ। वेरी नाइस। एनी एनी क्वेश्चन? हम लोग सेशन के एंड में हैं। मैम सनफ्लावर ऑयल भी ठीक रहता है ना? नहीं, सनफ्लावर आप देखिए, सनफ्लावर कहाँ देखा है आपने उगा हुआ? कितना जैसे सनफ्लावर गांव में, उगता है हमारे देश में, आप बताइए। अभी आप गांव में देखिए, मिल जाता है। नहीं आप बताइए ना, बोलने की बात है, आप बताइए। सरसों के तो पिक्चरों में भी इतने खेत बता देते हैं, कभी सनफ्लावर का खेत बताया क्या?
नहीं अभी इस समय तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सनफ्लावर सीड्स तो आई डोंट थिंक हमारे देश में इतने उगते भी हैं। वो तो इतना पॉपुलराइज कर दिया तो इतने सीड्स मिलते भी हैं, बट आई डोंट थिंक ये हमारे देश की फसल है अभी। इनफैक्ट सन एक करड़ई का तेल हमारे देश में काफी, कुसुम जिसको बोलते हैं, कुसुम का तेल बहुत अच्छा होता है। पर बस यही है ना कि हमारे ओरिजिनल तेल जो है, क्योंकि हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, इंफॉर्मेशन मीडिया जो हमें बता रहा है, ऑलिव ऑयल इज गुड, सनफ्लावर ऑयल इज गुड, सोयाबीन ऑयल इज गुड, राइस ब्रान इज गुड, ये तेल कभी हमारे पुरखों ने खाए ही नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज हमारे पुरखों ने खाई है वही हमारे लिए भी ठीक है और अच्छी है। इनफैक्ट आप बताइए, जो इंडियंस हैं अगर वो फॉरेन कंट्रीज भी जाते हैं तो भी वो अपने डीएनए के हिसाब से जो फूड उनको उनके पुरखों ने खाया है वो खाते हैं, तो वो उन्हें ठीक रखता है। आप और हम तो अभी इंडिया में भी फॉरेन के फूड्स खा रहे हैं सारे, तो यस मैम। अपने लोकल फूड्स कितना खाते हैं हम, आप बताइए। आज तो जो दिखेगा आपको सब बाहर के मार्केट से आई हुई, सिर्फ सब्जियां आप समझ लीजिए थोड़ी बहुत लोकल मिल जाती है, फल भी सारे बाहर से आते हैं। बट वेजिटेबल में भी तो इंसेक्टिसाइड बहुत यूज होता है। हाँ वो तो हो ही रहा है, बट तो उसका बस एक यही वो है कि अलग हम टॉपिक ज्यादा है। से ज्यादा पेस्टिसाइड आते नेचुरल हैं और डाइट। ऑर्गेनिक ही अपने घर में भी उगाना शुरू कर दें। यस। जी। कुछ फार्मर्स हैं जो अब थोड़ा थोड़ा उगा रहे हैं, कम से कम हम उनसे लें तो उनके उन्हें भी सशक्त करें हम। करेक्ट। जी। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट हो गई हैं। हाँ यस। जी। यस संदीप जी क्वेश्चन है। हाँ मैं सॉरी, मैं आई हैड टू लीव बीच में, लेकिन आज का जो आपने सेशन में ये जो बताया था कि बिकॉज ऑफ एल्कलाइन फूड, एसिडिक फूड की वजह से कैल्शियम कम होता है हमारा, दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी। बट वन मोर थिंग कि अभी जो ये मिलेट्स इतने आए हैं, बिकॉज व्हेन आई, जैसे कि बाजरा और जवारी। हेलो। हाँ यस। जी, सुनाई आ हाँ। रही है आपकी आवाज। नहीं नहीं, आई बीन स्पॉटलाइट इसलिए मैं थोड़ा ये हो गया। जी जी। बाजरा और जवारी तो मैंने सुना था खाते हैं, लाइक रागी है, बाजरा है, जवारी है। पर अभी जो नए नए मिलेट्स आए हैं इतने सारे, तो ये कहाँ से, ये कहाँ के प्रोड्यूस है हाँ, अभी मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली ये नए नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। इनफैक्ट हमारे पुराणों में भी इनका जिक्र है। और पुराण मतलब के हिस्ट्री से भी पहले जो स्टोरीज हम देखते हैं ना अपने पुराणों में, वहां भी इन अनाजों का जिक्र है। और ये नए नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये जो अनाज पॉजिटिव ग्रेन, स्पेशली मुझे लगता है पॉजिटिव ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने आसपास जिन लोगों को जानती हूँ, जो गांव के लोग मुझे मिलते हैं ना, जैसे मेरे घर कुछ मेड्स आती हैं या जो भी है, मैंने बहुत लोगों से मैं मिली हूँ जो कहीं ना कहीं बचपन जिनका गांव में बीता है या जो भी, वो इन ग्रेन्स को देखते हैं तो किसी भी एक आध ग्रेन को वो जरूर पहचानते हैं कि हाँ ये तो हमारे गांव में खाया जाता था। और या तो उसकी वो खीर बनाते हैं या कुछ कुछ ना कुछ व्यंजन, ऐसे बहुत वाइड स्प्रेड नहीं, लेकिन दे नो दैट। फिर जैसे इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों से बात की तो दे कॉल इट बाजरा। अब अगर हम सुनेंगे बाजरा तो हम सोचेंगे वो बाजरा ग्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, बट इन जनरल वो इन अनाजों को सबको बाजरा बोल देते हैं, मोटे अनाजों को। और तीसरी चीज ये है कि जैसे मैं नागपुर के पास में एक एरिया है, गोंदिया करके, वहां गई थी। तो वहां पे लाइक मेरा एक प्रोग्राम था जहाँ मैं वहाँ की ट्राइबल लेडीज से मुझे मिलना था, तो मैं उनसे बात कर रही थी। तो वो बोलते हैं हमने तो इसका नाम भी नहीं सुना, ये क्या है। और जब मैंने उन्हें ग्रेन दिखाया तो उनमें जो सबसे ओल्ड लेडी थी ना, वो मुझे बोलती अरे ये तो हमारे खेतों में उगता है, हम इसे उखाड़ के फेंक देते हैं। मतलब वो मक्का उगाते हैं, चावल उगाते हैं, ये एक्चुअली इट इज नोन एज, ये जंगल में हर जगह उगते थे। और कोडो मिलेट तो आज भी लाइक जब हिमालय में बर्फ पिघलती है तो वहां पर ऑटोमेटिक ऐसे ही उग जाता है, जंगलों में ऐसे ही उग जाता है। ये ऐसे अनाज है जो हमारे लिए बिल्कुल नेचुरल है, इन्हें उगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप उनको उखाड़ के फेंक देते हैं फिर भी कहीं ना कहीं से वो आपके खेतों में आ जाते हैं और किसान उनको निकाल कर फेंक देते हैं।
और वो उन्हें वीड्स समझते हैं, ऐसा लगता है उन्हें कि ये वीड्स हैं। और मैं बहुत लोगों से ऐसे मिली हूँ जो कि बोलते हैं कि पिताजी के टाइम नहीं, अपने दादाजी के टाइम का बताते हैं, अपने बचपन का बताते हैं, कम से कम 40-50 साल पुरानी बातें करते हैं। वो बोलते हैं जब तक मेरे गांव में नहर नहीं आई थी, पानी नहीं आया था, उससे पहले हमारे गांव में ये सब चीजें उगती थी, हम बचपन में खाते थे। लेकिन जब हमारे गांव में पानी आया तो फिर हमने गेहूं चावल उगाना शुरू कर दिया। तो बेसिकली आप ये समझिए कि ये तो जो फसलें हैं ये सदियों से हमारे देश में खाई जाती रही हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बारीक होते हैं साइज में, और इसको प्रोसेस करने का जो सिस्टम है ना बहुत टीडियस है, तो बहुत ही ज्यादा टीडियस है इन्हें प्रोसेस करना, कूटना, पीसना और खाना। इसलिए ज्वार बाजरा मक्का जैसे अनाज थोड़े बच भी गए हमारे लिए, लेकिन इन्हें लोगों ने भी थोड़ा सा बंद कर दिया उगाना, क्योंकि थोड़ा टीडियस है, सिंपल सा। जबकि बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में और सब वो बताते हैं कि इन अनाजों के कारण तो कभी ड्राउट आया, अकाल वगैरह की स्थिति आती थी, तो इनके बीज क्योंकि खराब नहीं होते हैं, आप उन्हें रख लो, तब 100-100 साल भी लोग इन्हें रखते थे और इन्हें खाते थे, तो अकाल की स्थिति में भी भोजन मिल जाता था उन्हें। सो ऐसा नहीं है, ये कोई नए अनाज नहीं है, सिर्फ हमारे सामने से इन्हें गायब कर दिया गया। आज डॉक्टर खादर वली हैं जिन्होंने इन पे रिसर्च किया, तो ये रिसर्च हमारे सामने रखी। और भी जैसे इस साल कई विमेन एम्बेसिडर्स हैं जो मिलेट एम्बेसिडर्स हैं, जिन्होंने बहुत बहुत सारे वैरायटीज को बचाया है, आज उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ऐसा नहीं है, हमारे देश में तो सदियों से ये चले आ रहे थे, पर बस ऑटोमेटिकली सब उगना बंद हो गया, बनना बंद हो गया। इनफैक्ट आप देखिए बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जो कि इन्हें उगाते हैं, उन्हें भी क्योंकि वो राशन वगैरह में तो ये सब चीजें मिलती नहीं, राशन में गेहूं चावल ही मिलता है, तो ऑटोमेटिकली वो लोग खुद गेहूं चावल खाते हैं और ये सारा मार्केट में बेच देते हैं। सो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है और एक सिस्टम है जो कि हम जिसमें फंस गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम फिर से खाना शुरू करेंगे, फिर आपके आसपास सब कुछ दिखने लगेगा आपको। ओके मैम, क्योंकि पहले अभी जो मक्का भी जो है अभी मिलता है, वो भी अपना हाँ अमेरिकन कॉर्न ही मिलता है, जो हाँ, क्योंकि पुराना आप वाला अभी देखिए मिल। ना, अमेरिकन कॉर्न अभी आपके सामने कोई भुट्टा रख देगा, आप खाओगे ही नहीं, यू विल प्रेफर द अमेरिकन कॉर्न। करेक्ट। तो इसलिए हालांकि हमारा मक्का तो बहुत उगता है अभी भी, क्योंकि मक्के का आटा उसी से बनता है। मतलब हम लोग भले ही भुट्टा ना खाएं, आटा वगैरह तो उसी से बनेगा, पॉपकॉर्न उसी से बनेगी। लेकिन हाँ, भुट्टा तो हम सभी अमेरिकन खाने लगे हैं आजकल, एंड इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। नहीं, मैंने पूछा था एक क्या बोलते हैं मालिक को, बोला कि वो जो अपना जो मक्का है वो थोड़ा हार्ड रहता है और हाँ वो ज्यादा उगता भी नहीं है, और इसकी ये ज्यादा उगता है अमेरिकन, हाँ जी, उसकी वजह से उन्होंने उसको छोड़ दिया अभी हाँ करना। एक्चुअली क्योंकि सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऐसी है ना, वो बहुत अबंडेंस में उगती है। अब आज बहुत से लोग बोलते हैं, देखिए गेहूं हम उगाते हैं तो हमें क्विंटल्स में गेहूं मिल रहा है, लेकिन मिलेट्स आप उगाएंगे तो हमें कम मिलेगा, तो लोग उसे उगाना नहीं चाहते हैं। बट आप ये समझिए कि अगर, और बोलते हैं महंगा भी बहुत है, पर अगर आप गेहूं से भी कंपेयर करें, तो अगर विदाउट पेस्टिसाइड्स, विदाउट केमिकल्स आप इसे उगाते हैं तो कितना उगेगा। ये तो हम बिना केमिकल्स उगा रहे हैं ना, तो गेहूं भी कितना उगेगा। और दूसरी बात ये है कि इतना ज्यादा जो गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर रखा है हर चीज को, फर्टिलाइजर्स और सारी चीजें, अगर वो सारी सब्सिडी हटा दे, तो गेहूं एक्चुअली आज हमें पता नहीं चलता है, हमें 3,000 रुपए किलो का गेहूं पड़ता है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है गेहूं। हम आई थिंक मेघना जी का अगेन चले गया है। सर मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। ये मैम ने जो बोला है पॉजिटिव ग्रेन्स के बारे में, ये मैंने खाया भी है, देखा भी है। इसमें जो कुटकी होता है, बार्ली होता है, ये सारी चीजें मेरी देखी हुई है।
और ये मतलब अब राइस की जगह पे इन्हें लाना चाहिए वापस से। ये पहले भी राइस की बिल्कुल। जगह के लोगों को खाते थे और ये हाँ बहुत जी। होते हैं। हाँ जी। यस यस, बिल्कुल यू आर राइट। सो मैं जो बात कर रहे थे, मेघना जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी एक मिलेट को लेकर के। एक सेकंड, और कोई कोई बोलना चाहता है? बिकॉज हम सर जैसे मैम ने एसिडिक और एल्कलाइन बोला है, तो एसिडिक और एल्कलाइन वाटर भी अवेलेबल है, तो वाटर से भी कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या, कंज्यूम जो करते हैं? थोड़ा बहुत पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है, कुछ लोगों को फायदा हुआ भी है, मैंने सुना है लोगों को फायदा होता है। लेकिन देखिए, जो चीज नेचुरल है वो नेचुरल है, आप अननेचुरल चीज के साथ कितना करेंगे, क्योंकि वाटर इतना एल्कलाइन नहीं होता है नेचर में भी जो होता है। ये टॉपिक से अलग चले गए हम लोग, इस पे वापस आ जाएं, ठीक है? हाँ। तो एनी 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 क्वेश्चन या एना? सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस, कहाँ है विजय श्री जी? तो आपकी भी शर्त लगा दीजिए प्लीज। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि फिर कोई सा जूस पीना चाहिए या नहीं, जैसे गन्ने का जूस है या मैंगो जूस है, ये जूस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें तो एक्स्ट्रा शुगर होती है। एक मिनट, बिल्कुल नहीं, एक मिनट आप बहुत बताएं, मीठे। एक मिनट विजय श्री जी, आप बताइए लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं सर, वो क्या कोई शौक शौक से गन्ने का जूस तो पी लेते नहीं, हैं, पर आप बताइए, आप बताइए लेना चाहिए इतना नहीं, शौक छोड़िए, लेना चाहिए नहीं चाहिए, आपसे पूछा। सर नहीं लेना चाहिए, इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया कि वो हम ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है ना गलती से। करेक्ट। कुछ नहीं, लेने के बाद बोलना नहीं और चाहिए। सर आप बोल रहे कि इतना शुगर गेहूं में है, गेहूं में दीदी इतना शुगर है वो तो फिर जबान चटोरी इस कारण होता है। गन्ने के जूस में तो बहुत ज्यादा ही रहेगा ना, वो प्योर शुगर केन है। यस, बिल्कुल प्योर शुगर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा कैलोरीज है। मैं खुद भी पहले गर्मियों में कहीं भी खड़े हुए गन्ने का रस दिखा, पी लिया उठा के, ये जूस पी लिया वो जूस, पर अब पता है कि एक्चुअली जूस मतलब आप प्योर शुगर ही पी रहे हैं। करेक्ट। और हाँ, मीठा मीठा है तो और अच्छा तो लगता है गर्मियों में। और कुछ लोग बोलते हैं अरे बहुत उससे एनर्जी आ गई, ग्लूकोज पिया ना तो एनर्जी, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, अब मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। वो बिल्कुल पेंक्रियास से एनर्जी पूछना तो फिर, महसूस होती ही है। मतलब पेंक्रियास से पूछना क्या हुआ बेचारे का। जगमें जब बोलते हो कि ताले की चाबी खुल जाती है, लेकिन फिर बाद में चाबी काम नहीं करती है। चाबी निकाल दे रही। संदीप भाई, वो चाबी तो खुल जाती है लेकिन बाद में ताले लॉक हो जाते हैं सारे, इंसुलिन रेजिस्टेंस में आते हैं सेल, है ना? हाँ वेरी नाइस, बहुत अच्छा सेशन हुआ है ये। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई नए कोई पूछना चाहते हैं? काफी समय से बैठे हैं, इनके भी चाहता हूँ ये भी बात करें। वीवो समथिंग मोबाइल अभी भी है, वीवो नाम से। यस, वीवो V2055। आप कौन है, हमें आपको पता भी नहीं है। चेतन, आप भी अभी नए दिख रहे हैं मुझे, चेतन गोयल। ये जो डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक स्टेज में है ये, वही चेतन है क्या, ये सिल्वर लेक? हाँ जी जगमीत जी, मैं हूँ चेतन गोयल। ओके ओके चेतन, कैसे हैं सब? सब बढ़िया बढ़िया, सो नाइस। थैंक यू सो मच मेघना जी, बहुत ही अच्छा सेशन था। थैंक यू, आप लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। तो लास्ट में हम एक बार इनको थैंक्स करते हैं मैम को। तो मेघना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने एकदम शॉर्ट नोटिस पे अ, हाँ बोला। और डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम इसको बड़े लेवल पे लेके जाएंगे इस सेमिनार को। और जहाँ जितने भी लोग आप आए हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन मिलेट्स को स्टार्ट करें बनाना। और कैसे बनाते हैं, मेघना जी सिखाती भी हैं, ये अपने क्लास भी लगाती हैं, वो कुछ चार्जेबल बेसिस पे भी सिखाती हैं इंदौर में कि कैसे खाना बनाना। शी तो कुकिंग एक्सपर्ट, अभी तो उन्होंने आज एडवाइस करा है। वो एक एक मिलेट के बारे में बताती हैं, उसके डिटेल में जाती हैं और उसको बनाना भी सिखाती हैं। ओके, तो एक वो वाला हम जरूर हम सेशन रखेंगे, भले हम हाँ उनको। जगमीत जी, मैं कुछ बोलूं? यस यस यस। क्योंकि मैंने जब इन मिलेट से मैं इंट्रोड्यूस हुई थी, ईशा के आश्रम में मैं जाती थी और वहां हमें भोजन में दिया जाता था, तो पता नहीं था क्या है, बट लगता था कुछ तो हेल्दी है, अच्छा है। और वहाँ की शॉप में भी मिलता था तो मैं खरीद कर लाई थी। उस टाइम तक डॉक्टर खादर बल्ली के साथ मेरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं था और मुझे उनके बारे में आइडिया नहीं था, बट मैं लेकर आई थी। और काफी महंगे थे, ऑफ कोर्स अभी भी बहुत महंगे होते हैं। तो मैंने जितनी भी बार बनाया, जैसे भी बनाया, बहुत खराब बना। मतलब मैं सोचती थी बहुत महंगा है, बनाऊं हेल्थ के लिए भी अच्छा है, पर
वो पहले वाला टेस्ट याद आ जाता था और फिर दिल नहीं करता था बनाने का और हिम्मत नहीं होती थी। फाइनली 1.5 साल वो पड़े रहे मेरे पास, उनमें कीड़े वीड़े लगने शुरू हो गए, तब मुझे लगा अरे कैसे भी यूज करके खत्म करो। मैंने जैसे तेरे सारे मिक्स करके रख दिए, उन्हें कुछ भी कैसे भी बनाकर खत्म किया। और उसके बाद मैं बहुत टाइम लेकर नहीं आई मिलेट्स, बिकॉज मैं घबरा गई थी कि बाबा अपने से तो नहीं खाया जाएगा, छोड़ो। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मैं रीइंट्रोड्यूस हुई थी इन मिलेट्स के साथ जब मैंने कोर्स किया था। तो इसलिए मैं इसका भोजन बनाना मैंने पूरा डेवलप किया है, कैसे इसको नॉर्थ इंडियन टेस्ट के साथ हम टेस्टी बना सकते हैं। तो दैट वाज द रीजन आई डेवलप्ड इट, बिकॉज मुझे लगा अगर आप खाना भी चाहते हैं पर अगर अच्छा नहीं बनेगा तो आप शायद खाएंगे नहीं। सो अगर आप अच्छे से बना के खा पाएंगे तो यू विल एंजॉय इट, एंड देन ऑब्वियसली इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आप डेफिनेटली से खाएंगे। सो आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा, जो आपके आंसर थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ मैं। आपने एक चीज़ बोली मुझे यहाँ पर अभी कि महंगे, लेकिन लोग इतना महंगा खा रहे हैं बाहर। वो अगर मिक्सचर गिनेंगे तो मिक्सचर में कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन वो कितना महंगा लेके आ रहे हैं। ये ब्रेड खा रहे हैं, कितनी महंगी ब्रेड खा रहे हैं, उससे कम में रोटी बन जाएगी, अब ये मिलेट्स मिल जाएंगे। तो हमें नहीं सिर्फ जगमीत जी, मैं कुछ बोलूं एक्चुअली, मतलब ऐसा बुरा लगता है ना, इतने महंगे खरीदे और वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो करेक्ट। कुछ कैसे भी बनाना ही था। बट मैं तो आपसे यही कहूंगी, इवन मिलेट्स महंगे तब भी आप खरीदिए और खाइए, क्योंकि एक्चुअली आप बहुत सारा स्नैक्स इधर उधर गड़बड़ इतना सारा खा रहे हो, वो सब बंद हो जाता है क्योंकि भूख ही नहीं करेक्ट। लगती है। सो बिल्कुल। एनीवेज आपको वो सस्ता पड़ेगा इन द Yes, लॉन्ग मैं रन। वही बोलना चाह और रहा था। जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर्स बिल्स, लेकिन वैसे सिर्फ खाने के बिल में भी आपकी बहुत वैसे भी कमी आ जाएगी। एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाह रहा था कि हम बहुत सारे अटरम शटरम चीजें बोलते हैं ना, वो कुकीज वुकीज सब बंद हो जाएंगे लिटरली। ये इतना जबरदस्त सस्ता पड़ता है ये। और बाकी डॉक्टर का बिल तो फिर तो उसके तो कोई गिनती ही नहीं है, हम कितना कितना सेविंग होगी, और जो हेल्थ रहेगी आपके साथ दैट इज अमूल्य रहेगी वो। तो आई थिंक वी आर डन। तो लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछिए, फिर मैं एक कुछ बात करके खत्म करूंगा। कोई क्वेश्चन है किसी का? मैं, आप तो सोच लीजिए, तो एक दादर करके एक आता है ज्वारी, दादर, वो बगैर पानी की उगती है। जब महाराष्ट्र में जाता था कुछ सालों पहले, तो वो दादर उगाते थे। और वो ऐसे किसान थे जो कि उनको अवार्ड मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, होप ऑफ हार्वेस्टिंग के नाम से उनको मिला था, होप ऑफ हार्वेस्ट। तो अन्ना बोलते थे उनको हम। तो वो बताए थे कि यार मैं दादर उगा रहा हूँ, और वो इतनी महंगी मिलती है दादर। वो सबके ज्वारी बोलते हैं, लेकिन वो अलग टाइप की ज्वारी आती है। तो जो अभी मेघना जी ने बताया कि वाटर कंजर्वेशन, तो बगैर पानी के भी दादर उगती थी। हाँ, इनफैक्ट ये जो 5 ग्रेन्स है ना, इसमें पानी बहुत ही कम लगता है। और इनफैक्ट सिर्फ अगर मिस्ट है ना, तो मिस्ट लेकर भी ये उग जाते हैं, यस यस। पानी से मॉइस्चर खींच के भी ये उग जाते हैं। तो मतलब पानी खराब है क्या? नहीं नहीं, आप बीच में मिस कर गए ना, वाटर कंजर्वेशन वाला पार्ट मिस कर गए आप। तो इसकी रिकॉर्डिंग करी मैंने। ओह, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। ओके, इसमें गेहूं में करीब 9,000 लीटर पानी लगता है एक किलो गेहूं उगाने में, यू नो। और इनको से 200 300 लीटर पानी लगता है। तो वाटर भी सेव कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन? अदरवाइज हम एंड करते हैं। किनुआ भी क्या मिलेट्स में आता है? किनोवा मिलेट में नहीं आता है, किनोवा सूडो ग्रेन बोलते हैं उसे। मतलब वो ग्रेन नहीं है, बीज है, लेकिन उसे हम यूज ग्रेन की तरह करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट। मतलब हमें लगता है वो ग्रेन है, पर वो ग्रेन नहीं होता है। तो उसको खा सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किनोवा अच्छी चीज है, आप खाइए अगर खाना है तो। वो भी रिच इन फाइबर, रिच इन प्रोटीन, वो भी बहुत अच्छा है, सब कुछ है वो। हाँ, करेक्ट। क्योंकि मैं सुबह लेती हूँ उसको। बिल्कुल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे घर में सारे जितने मिलेट्स बताए ना, जो भी फटाफट इन्होंने स्किप करते करते फटाफट, टाइम कम था, तो सारे मिलेट्स के मैं फोटो डालूंगा। हमारे घर में सब बनते हैं। ओके, मेघना जी का तो बनते ही है खैर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन गाइस। और मेघना जी, जगमीत जी, मैं 2-4 फोटोज भेजूंगी डिशेस के, आप सबके साथ शेयर करना, यस यस सबको यस। बहुत मजा आएगा। तो सब लोग बहुत इंदौर अच्छी अच्छी हाइकिंग, चीजें इंदौर बनाते हैं हम हाइकिंग, लोग। यस यस मैम बिल्कुल भेजेगा। इंदौर हाइकिंग एंड हेल्थ करके, जो उसका नाम बदल दिया हमने, इंदौर हाइकिंग एंड हेल्थ कर दिया है, उसमें हेल्थ टॉक दी जाएगी। तो वो जरूर सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।
सो थैंक यू सो मच मेघना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे सबको बहुत ही सो मच, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। तो सब लोग अपने एक अनम्यूट करके सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, अनम्यूट करके फटाफट मेघना जी के लिए। सर मिलेट में आप 2-3 लैंग्वेज में डाल देना तो बेटर रहेगा, चाहे हिंदी में हो या, क्योंकि मिलेट में इंग्लिश में वो समझते नहीं दुकान वाले। बिल्कुल बिल्कुल भेज देंगे वो भी। थैंक यू। ओके भावना जी अमेजोन पे डाल देना, सब कुछ मिलेगा आपको। नहीं, चैट जीपीटी में डालेंगे सब आ जाएगा उसमें। नाम भी आ जाएंगे उसके और हिंदी में भी मिल जाएगा। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी मंथ में एंड में मिलते हैं एक नए स्पीकर के साथ, और जुड़े रहिए। और कल से जो है मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्लब चालू हो रहा है, उसमें आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप जरूर अटेंड करें, उसके लिंक भेजता हूँ आपको मैं। इट विल अमेजिंग सेशन। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।